वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे गृह विज्ञान के पेपर नंबर 1 के बारे में। कपड़ों की सतह का अलंकरण या कपड़ों की सतह की परिसज्जा या कपड़ों की सतह का परिसज्जा, या अंग्रेजी में बोले तो पेपर नंबर 1 को सरफेस ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक, ये आपके पेपर का नाम है और इसी का आज ही पेपर होने वाला है। आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का जो पेपर है वो आज ही होने वाला है, बीए पंचम सेमेस्टर के पेपर नंबर 1 का। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देख करके जाइएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल के लिए तो इम्पोर्टेंट है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी, कानपुर विश्वविद्यालय, और इसके अलावा प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, इसके अलावा और जैसे चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय हो गया, या और विश्वविद्यालय जो बच रहे उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। खास करके जिनकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होने वाली है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर या फिर अन्य विश्वविद्यालय, उन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव पे आपकी परीक्षा हो चाहे लिखित हो, जो महासंग्राम रिवीजन क्लास होती है उसमें संपूर्ण सिलेबस को एक प्रकार से समझने का एक नज़रिया, एक तरीका, एक ही वीडियो में सभी प्रश्नों को समाहित करने का प्रयास, संपूर्ण सिलेबस को एक ही वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास होता है महासंग्राम रिवीजन क्लास। और एक रिवीजन क्लास होती है ये, ठीक है, जो आप सभी को देखनी ही चाहिए। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो अगर आप ये पढ़ करके जाओगे तो आपकी परीक्षा में अच्छा करके आओगे, ये बात ध्यान रखेंगे। आइए हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में वो प्रश्न आ सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, परिसज्जा को परिभाषित कीजिए। परिसज्जा होती क्या है? परिसज्जा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, परिसज्जा क्या होती भाई, फटाफट से आप बताएंगे। ओके, परिसज्जा मतलब सजावट करने का एक तरीका, एक प्रकार से उसी को परिसज्जा बोलते हैं, जो एक प्रकार से अलंकरण किया जाता है, सजाया वजाया जाता है, वही परिसज्जा होती है। अब परिसज्जा घर को भी सजाते हैं आप, अपनी फर्श को भी सजाते हैं, कमरे को भी सजाते हैं, हर चीज़ का अलग अलग परिसज्जाएं होती, वस्त्रों को आप सजाते हैं तो उसी प्रकार से होती है। देखें, इसमें परिष्कृत व परिसज्जाएं आधारभूत होती हैं, अर्थात इन्हें सभी प्रकार के वस्त्रों पर प्रयुक्त किया जाता है। वस्त्रों पर अगर परिसज्जाएं ना करी जाए, कढ़ाई वगैरह ना करी जाए तो उतने ज़्यादा इफेक्टिव वस्त्र नहीं लगते हैं। जैसे साड़ी जो महिलाएं पहनती हैं उसमें आप देखते हैं तमाम प्रकार की डिजाइन वगैरह बनी रहती है। आपके घर में जो पर्दे होते हैं उन पे तमाम प्रकार की कढ़ाई होती है। अगर साल कभी आपने ओढ़ा होगा, ठंडी का महीना है, साल आपके माता पिता जो एक प्रकार से जो प्राचीन मतलब प्राचीन कहने का मतलब ये नहीं कि बहुत पुराने हो गए, जैसे कि जो पुराने लोग हैं साल वगैरह वो लोग बहुत ज़्यादा ओढ़ते हैं। आप लोग तो बहुत ज़्यादा शर्माते होंगे साल वगैरह ओढ़ने में। तो साल देखेंगे तो साल में भी कढ़ाई वाली साल आती है, ठीक है, पश्मीना साल से लेकर के बहुत सारी सालें हैं, तो उन सभी पर कढ़ाई होती है, छपाई होती है बहुत सारी, ठीक है, तो वो सब अच्छी लगती हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो वही होता है कि भाई जो वस्त्रों की शोभा को बढ़ाते हैं वही परिसज्जा कहलाती है। अब परिसज्जा वस्त्रों की भी होती है, घर की भी होती है, सभी चीज़ों की होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये परिसज्जा जैसे वस्त्र को सीधा करना हो गया, उन पर इस्त्री करना हो गया। जैसे अगर वस्त्र को आप प्रेस नहीं करोगे अच्छे तरीके से तो फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा, सिकुड़न लगेगी वस्त्र में, तो वो भी एक परिसज्जा का ही प्रकार है, ताकि आपका वस्त्र इफेक्टिव दिखे, अच्छा दिखे। इसके लिए जो तमाम प्रकार की चीज़ें की जाती हैं वही सब परिसज्जा होती है, ठीक है। वस्त्रों को सीधा करना मतलब एक प्रकार से अच्छे तरीके से उसको फोल्ड करना, ठीक है। इसके अलावा उन पर सफ़ेदी लाना, कहते नहीं सफ़ेदी लाना मतलब जैसे सफ़ेद वस्त्र है या चमक लाना एक प्रकार का, ज़्यादा अच्छे तरीके से धुलना, मैल ना रहे उस पर। रोएं और जो है गांठें जो होती हैं उसकी काट करके उनकी सतह को चिकना बनाना। इससे बहुत सारे वस्त्र होते हैं उनमें रोएं वगैरह निकलने लगते हैं कभी कभी, तो उन सबको काट करके उनको एकदम चिकना बनाना, ये भी एक परिसज्जा का ही प्रकार है। इसके अलावा इन परिसज्जाओं की वस्त्र की किस्म, तंतुओं की प्रकृति के अनुसार चयन करना पड़ता है कि किस वस्त्र की हमको परिसज्जा करनी है, उसके अकॉर्डिंग परिसज्जा की विधियां करी जाती हैं। क्योंकि अलग अलग वस्त्रों की परिसज्जाएं जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। परिसज्जा की परिभाषा की अगर बात की जाए, फिनिशिंग जिसको आप बोलते हैं या फिनिशेस, ठीक है, तो डेफिनेशंस ऑफ फिनिशेस, तो कहते हैं कि आपका जो है वस्त्र बड़ा फिनिश मतलब कि आप मतलब बड़ी शाइनिंग आ रही है, फिनिश बहुत ज़्यादा है, फिनिशिंग बहुत ज़्यादा है आपके वस्त्रों में, तो वही होती परिसज्जा, ठीक है। करघे पर उतारे गए, करघा मतलब एक प्रकार से यंत्र होता है, तो करघे पर से उतारे गए तैयार वस्त्र पर विभिन्न विधियों के द्वारा जो प्रक्रियाएं की जाती हैं, जिससे वस्त्र का बाह्य रूप परिवर्तित होकर के निखर जाता है, अच्छा लगता है, वस्त्रों के गुणों में वृद्धि हो जाती है। करघा मतलब जैसे जो जहाँ पर वस्त्र बनते हैं वही मशीन, जो वस्त्र बनाने वाली मशीन होती है वही करघा होती है, ठीक है।
तो जब वहाँ से वस्त्र आते हैं तो एकदम सादे बोदे होते हैं, लेकिन जब उस पर एक प्रकार से परिसज्जा करी जाती है तो वस्त्र में निखार आता है, उसके क्वालिटी में यानी गुणों में वृद्धि होती, बढ़ोतरी होती है। स्पर्श में वस्त्र चिकना हो जाता है, कोमल हो जाता है, मुलायम हो जाता है, देखने में सुंदर लगता है, मनमोहक लगता है। दूसरे लोग देखते हैं आपके वस्त्रों को पहने तो लालायित होते हैं, आकर्षित करने वाले वस्त्र होते हैं। वस्त्र की कार्य क्षमता यानी कि जो है सरफेस या सर्विस जो एबिलिटी होती है उसकी वस्त्र की, या जितने टिकाऊपन उसमें आ जाता है, ज़्यादा दिनों तक चलता है वस्त्र, ठीक है। तो ये सब परिसज्जा के द्वारा ही हो पाती है। तो मेरे हिसाब से परिसज्जा आपका क्लियर हो गया। तो इस प्रकार विविध विधियों के द्वारा, विविध माने कई प्रकार की विधियों के द्वारा वस्त्रों में विविधता मतलब तमाम प्रकार की क्वालिटी लाई जाती है, ताजगी लाई जाती है, नवीनता लाई जाती है, ताकि क्या हो, रोचकता बनी रहे जीवन में और लोग एक प्रकार से एंजॉय करते हुए वही वस्त्रों पर परिसज्जा करके, आप एक वस्त्र पहने हैं उस पर परिसज्जा करके अगर आप उस वस्त्र को पहनेंगे तो अलग रुतबा रहेगा, और उसी वस्त्र पर अगर परिसज्जा नहीं है वैसे पहनेंगे तो थोड़ा सा आपको भी फीलिंग उतनी नहीं आएगी। आप कभी नया वस्त्र पहने तो आपको अलग से फीलिंग आती है। जैसे अभी एक बारात में गया था तो कुर्ता पैजामा और सदरी पहन के गया था, तो मुझे लगा कि मैं नेता हूँ, मतलब ऐसी फीलिंग आ रही थी। तो वस्त्रों के द्वारा फीलिंग बहुत अच्छी आती। कभी कभी आप देखते हैं लड़कियां जब बढ़िया बढ़िया लहंगा पहन लेती तो अपने आप को हीरोइन समझती हैं कि आलिया भट्ट और ऐश्वर्या राय हम ही हैं। तो क्या होता है कि ये कपड़े का जो पहनने का वो होता है कि भाई आज नया कपड़ा मिल गया बहुत ज़बरदस्त, तो लगता है कि भाई अब हम ही सब कुछ हैं। जूता नया पहन लिया कभी तो फिर लगता है कि भाई हमारे आगे कुछ है वह नहीं। मज़ा आता है जब नया नया वस्त्र पहनो तो लोग देखते हैं आप ही को, तो खूब इंटरेस्ट जगता है भाई, थोड़ा इग्नोर और करके लोग चलते हैं कि अरे हम ही को देख रहा है वो। तो ये होता है फिनिशिंग का एक प्रकार से तरीका, या फिनिश का जो यानी कि जो परिसज्जा होती है उसी का जो कारनामा होता है, जो आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यही सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है, बनावटी वस्त्रों से आप क्या समझते हैं? बनावटी वस्त्र क्या होते हैं, फटाफट से आप बताएंगे। बनावटी वस्त्रों की बात की जाए तो वस्त्र की पारिष्कृति करने की कुछ क्रियाएं या प्रक्रियाएं उसके वास्तविक रूप को ही बदल देती हैं। परिणाम स्वरूप मर्सराइज्ड धागा रेशम के समान मालूम पड़ने लगते हैं, और रुई में वस्त्र पर रोएं खड़े कर देने से ऊन के समान दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि फलालेन। तो ये होता है बनावटी वस्त्र, मतलब कि वस्त्रों को एकदम से या तो उनके रोएं को उभार दिया जाता है, और तमाम प्रकार की एक क्रिया होती है मर्सराइज्ड क्रिया। तो एक प्रकार से ये क्रिया करके रेशम के समान धागों को बनाया जाता है ताकि मुलायम हो जाए रेशे। तो इन क्रिया के माध्यम से वस्त्रों की पारिस्कृति करी जाती है। वस्त्रों की परिष्कृति करने की अनेक प्रक्रियाएं होती हैं। किस वस्त्र के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया काम में लाई जाए, इसके लिए रेशे की प्रकृति, धागे के प्रकार और उसकी बुनाई पर एक प्रकार से निर्भर होना पड़ता है कि किस तरीके की बुनाई है, किस तरीके का धागा है और किस तरीके का रेशा है इसका। ताकि अगर रेशा दूसरे टाइप का है और आपने जो है उसकी पारिस्कृति दूसरे तरीके से कर दी तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में सभी कुछ ध्यान में रख करके बनावटी वस्त्रों पर सारी चीज़ें मतलब कि उसकी पारिस्थितिकी या उसको और अच्छा बनाया जाता है। यहाँ पर इन सभी बातों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होता है। साधारण बुनाई वाले वस्त्रों की पारिष्कृति कई प्रकार से की जाती है, किंतु सुंदर और जो बारीक बुनाई वाले वस्त्र होते हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रकार की जो है प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ता है ताकि वस्त्र खराब ना हो जाए। तो ये सब होते हैं आपके बनावटी वस्त्र, या जो वस्त्रों को पारिष्करण वस्त्रों का करा जाता है, वस्त्रों को मॉडिफाई करा जाता है, वस्त्रों को एक और चमकीला या और इफेक्टिव बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सब होता है। जैसे आप गाड़ी लेते हैं, कभी मोटरसाइकिल खरीदें तो पहले उसमें मोटरसाइकिल में आपके डिग्गी नहीं होती है, तो डिग्गी आपको अलग से लगवाना पड़ता है, डिग्गी या बैग वैग, ठीक है। इसी प्रकार शीशा उषा आपको अलग से लगवाना पड़ता है, तो उन सब के पैसे आपको अलग से देने पड़ते हैं। तो वो सब एक प्रकार से जो वस्त्र, तो ऐसे ही वस्त्रों में आपको अलग से जब उसमें कुछ चीज़ें करवाएंगे तो बनावटी वस्त्र आ जाते हैं वही। आगे देखिएगा, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वस्त्र की कार्य क्षमता एवं रख रखाव किस प्रकार किया जाता है? तो वस्त्रों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना एक प्रकार से अगर बात की जाए तो वो कैसे किया जाता है, इसको लेकर के यहाँ पर आप ऐसे एक हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि वस्त्र को प्रयोजन माने उपयोग, या एक प्रकार से एक योजनाबद्ध तरीके के अनुसार काम करना चाहिए वस्त्रों को लेकर के। वस्त्रों को प्रयोजन के अनुसार इस प्रकार परिसज्जा के द्वारा इसकी कार्य क्षमता और गुणात्मक में वृद्धि हो सकती है। जैसे कि फायरमैन का वस्त्र अग्नि अभेद, यानी जो फायर मतलब कि फायर प्रूफ होता है, या ये बोले तो जो है मतलब जो अग्नि से
अग्नि से भी जलने वाला वस्त्र नहीं होता। जैसे जो फायर ब्रिगेड वाले लोग होते हैं, ठीक है, फायरमैन लोग होते हैं, उनका वस्त्र जलता नहीं, तो आग में भी चले जाते, तो फिर वो बहुत ज़्यादा कुछ बचे रहते हैं। या जल से बचाव करने वाले जो जो जल अभेद्य वस्त्र होते हैं, वाटर प्रूफ वस्त्र जो होते हैं, वो इन सभी वस्त्रों पर जो चीज़ें लगाई जाती हैं, तो उन चीज़ों के लगाने से क्या होता है, उनकी कार्य क्षमता और रख रखाव ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा बहुत सारे पर्दों पर आप देखते हैं आजकल वाटर प्रूफ टेंट वगैरह भी लगने लगे हैं। इसके अलावा अप होल्स्टरी पोशाक के तमाम प्रकार के वस्त्र इस प्रकार की परिसज्जा की जाती है, ताकि उसकी लटकनशीलता अच्छी हो और भली भांति ड्रेप कर सकें, कीड़े जीवाणु सूर्य के प्रकाश और इसके अलावा मौसम इन सभी से बचाव हो सके। ठीक है, तो ये सब परिसज्जाएं इसलिए की जाती ताकि अलग अलग स्थिति में तमाम प्रकार की चीज़ों से रक्षा हो सके और वस्त्र की जो क्वालिटी है और जो उसकी एक प्रकार से टिकाऊपन है यानी कार्य क्षमता है उसमें बढ़ोतरी हो, वृद्धि हो। अब वस्त्र का रख रखाव कैसे करना चाहिए हमको? वस्त्रों की साफ सफाई करके, उसकी धुलाई करके, उसका रख रखाव अच्छे तरीके से करा जाए, समय और शक्ति व्यय किया जाए उसमें। परिसज्जा के द्वारा वस्त्र को इस प्रकार से पारिष्कृत कर उपभोक्ता के सामने पेश किया जाता है ताकि यह कम समय, शक्ति और मेहनत में ताज़ा, नवीन और सुंदर दिखता रहे। जैसे धो और पहनो, वॉश एंड वियर, ये वस्त्रों का तरीका होता है कि भाई आपने एक बार पहना, फिर उसके बाद में उसको धो करके इस्त्री करके उसको टांग दो या रख दो अलमारी में, फिर उसके बाद में जब कहीं जाना हो फिर आप पहनो। तो ये इससे वस्त्र ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं। वह अस्थाई इस्त्री, सिकुड़न अवरोधी इत्यादि ये सब करना पड़ता है, कि प्रेस वगैरह करके रखो। सिकुड़न अवरोधी मतलब कि अगर कोई वस्त्र होता है, बहुत सारे वस्त्र होते हैं कि भाई वो सिकुड़ जाते हैं तो उनके लिए इस्त्री करें आप, लेकिन जो इस्त्री नहीं वाले वस्त्र होते हैं जिन पर आप प्रेस नहीं करते हैं, तो वो उन वस्त्रों को भी अपने घर में रखें। सिकन अवरोधी परिसज्जा में से वस्त्र बार बार पहनने अथवा उपयोग में आने के पश्चात भी उसमें सिकन यानी क्रीज नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार हीट सेट के द्वारा वस्त्रों पर अस्थायी इस्त्री की जाती है। हीट सेट मतलब जो प्रेस होता है, तो उसी के द्वारा क्या किया जाता है, इस्त्री करी जाती है। ठीक है, और इसके बाद में उस पर सिकुड़न वगैरह जो होती है कम रहती है। तो जब भी आप वस्त्र पहनने के बाद में उसके बाद में आएँ और उसके बाद में फिर उसको धो दें, वस्त्र को धोने के बाद में फिर उसको उस पर इस्त्री करें। इस्त्री करने के बाद में फिर अलमारी में या जहाँ पर भी आपको रखना है रख दें। ठीक है, अगर थोड़ी देर के लिए पहने हैं तो अगर आप नहीं भी धोते तो आप उसको जो है हैंगर वगैरह पर टांग दें, उसके बाद में फिर आप पहने तो ठीक रहता है। यही इसीलिए वस्त्र बचते रहते हैं। कभी अब बहुत सारे लोग होते हैं कि वस्त्रों, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं वस्त्रों के मामले में बहुत ज़्यादा ढीला ढाला आदमी हूँ। मैं कपड़ा वकड़ा गंदा होता है उसमें ध्यान नहीं दे पाता। जैसे कि भी मैं कहीं पर जाऊंगा, मान लेते हैं मैं निमंत्रण पे कहीं गया, तो फिर क्या होता है कि कुछ नहीं मिला तो मैं नीचे बैठ करके खाने में बड़ा अच्छा लगता है मुझको। बफर वगैरह होता है तो अगर मान लेते हैं कुर्सी वगैरह मिली तो मैं बैठ करके ही खाऊंगा, चाहे कुछ लग ही जाए। तो कभी कभी क्या होता है कि घर पे डांट भी पड़ती है, जैसे कुर्ता उड़ता पहन के गया या कुछ पैंट शर्ट तो उसमें लग जाता है, तो फिर घर में डांट पड़ती है, दाग लग जाता है सब्जी का, तो फिर वो मैं नहीं संभाल पाता हूँ, जो लग ही जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वस्त्र का जो टिकाऊपन होता है खराब हो जाता है। जब बार बार उसको आप धब्बा को छुड़ाएंगे तो उससे क्या होता है, उस पर्टिकुलर एरिया का जो धागा होता है वो थोड़ा थोड़ा मतलब कि उसके जो टिकाऊपन होता है उसमें कमी आती है। अगली एक क्रिया है, ये क्रिया कौन सी भाई, देखें सभी लोग, मतलब भाई कहने का तात्पर्य हमारी बहनों से हैं जो हमको देख रही हैं। ठीक है, तो भाई निकल रहा है, इसका मतलब आप ही लोग भाई हो, भाई बहन सब हो, कोई दिक्कत नहीं, वो छोटे बड़े जो भी आप हैं। चले, प्रश्न है आपका, सेंफोराइजिंग क्या है? सेंफोराइजिंग एक क्रिया होती है, एक व्यापारिक चिन्ह भी होता है जो इस बात का द्योतक है कि इस पर छाप यानी कि सेंफराइज्ड का वस्त्र धुलाई के बाद सिकुड़ेगा नहीं। मतलब सेंफोराइजिंग एक ऐसी क्रिया होती है जो यह प्रूफ करवाती है, या एक प्रकार से इस क्रिया के द्वारा एक ठप्पा लगाया जाता है आपके वस्त्र पर, और वो वस्त्र जो होता है अगर उस ठप्पा मतलब वो ठप्पा लगा हुआ है, वो मोहर लगी हुई, इसका मतलब कि ये वस्त्र जो होगा वो सिकुड़ेगा नहीं। ठीक है, जब वस्त्र बन करके तैयार होता है तो उसकी स्थिति आकर्षक नहीं होती है। जब पारिष्कृति होती है तो वस्त्र कैलेंडरिंग आदि मशीनों के माध्यम से गुजरता है, जहाँ से उसे और अधिक खींचा जाता है। कभी कभी पारिष्कृति कार्य जो होता है वस्त्र का जितना वह वास्तव में लंबा चौड़ा हो जाता है उससे भी अधिक खींच करके लंबा चौड़ा उसको बना देते हैं जो पारिष्कृति करने वाले लोग होते हैं वो। इसके परिणाम स्वरूप जिस माप का वस्त्र आप बाजार में लाते हैं
धुलने के बाद में वह उस माप का नहीं रह जाता है। अतः इस क्षेत्र में क्या होता है कि यह प्रयत्न किया जाता है कि वस्त्र धुलने के उपरांत सिकुड़े नहीं, और इस कार्य के लिए नई मशीनों का अनुसंधान किया गया है, जिसकी सहायता से फैले हुए वस्त्रों को उसकी परिष्कृति नष्ट किए बिना ही उसको घना बनाया जा सकता है, उसकी लंबाई वगैरह को कम किए बिना ही उसको अच्छा बनाया जा सकता है। तो उसी प्रक्रिया को सेंफोराइजिंग कहते हैं। सेंफोराइजिंग प्रक्रिया के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाता है उसमें वाष्प के द्वारा गर्म रोलर्स लगे होते हैं। वस्त्र को इन रोलरों से सीधे ना गुजार करके रोलर में लगे जो कंबल होते हैं उनके बीच से होकर के गुजारा जाता है। कंबल होने के कारण से होता ये है कि रोलर के दबाव से वस्त्र उतने ही खिंचते और दबते हैं जितनी उनकी स्वाभाविक क्षमता, यानी उसकी उनकी जितनी कैपेसिटी होती है उतने ही वो एक प्रकार से फैलते हैं, उतने ही एक प्रकार से वो अपने रूप को बढ़ाते हैं। इस प्रकार वस्त्र बार बार की धुलाई के उपरांत भी नहीं सिकुड़ते हैं और रोलर के दबाव से वस्त्र घना बना रहता है, चिकना रहता है, चमकदार बन जाता है और कोमल भी हो जाता है। तो इस तरीके से एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि भाई अब वस्त्र सिकुड़ेगा नहीं धुलने के बाद में। नहीं, कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं कि आप भाई लंबा खींच तान के उसको लोग बना देते हैं, जो परिष्कृति करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, वो है 32 नंबर हो जाता है, 34-35 नंबर। फिर लेकिन जब उसको आप धुलते हो तो आपने देखा कि 34 नंबर का पैंट है, आपने खरीद लाया वहाँ से, अब आप धोएं तो आकर के यहाँ पर 32 हो रहा है और कसा फिट हो जाए, मतलब कि और कसा हो जा रहा है। तो फिर ये क्या हो जाए, ये सब, इसके अलावा वो बटुर जाता है, कभी कभी आप ऊपर देखते हैं तो मतलब पैर से बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाए पैंट कभी कभी। तो ये सब चीज़ें होती है सिकुड़ने का। तो ये सिकुड़े ना वस्त्र, इसी के लिए एक प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं सेंफोराइजिंग। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 5वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न है भैया, जल अभेद्य वस्त्र कौन से होते हैं? जल अभेद्य का मतलब होता है वाटर प्रूफ। तो वाटर प्रूफ जो वस्त्र होते हैं, बरसाती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में जल अभेद्य वस्त्रों के निर्माण कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे तिरपाल वगैरह हो गए, बरसाती जो वस्त्र होते हैं वो सब एक प्रकार से आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, चूँकि बारिश के महीने में शादी वगैरह होती है तो टेंट वगैरह भी आजकल आप देखते हैं जल अभेद्य मतलब बनने लगे हैं। वस्त्र पर तारकोल आदि का लेप या मोम का लेप लगा दिया जाता है। यह वस्त्र घटिया, भारी तथा सस्ता होता है। यह देखने तथा छूने में आकर्षक नहीं दिखाई देता जो वाटरप्रूफ वस्त्र होता है, किंतु जिन वस्त्रों का प्रयोग बरसाती व दूसरी पोशाकों के लिए किया जाता है उनका कोमल तथा चिकना होना आवश्यक होता है। जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारे लोग बरसात के महीने में मोटरसाइकिल पर जो पहनते हैं वस्त्र होता है, जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन अच्छा भी नहीं दिखता, पन्नी जैसा होता, तो एक वो कई प्रकार के होते हैं वो, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा एक टेम्परेरी वाला वस्त्र आता है, ठीक है। तो वो जल अभेद्य पोशाकों की सतह को रबर के घोल से लेप कर दिया जाता है, किंतु अब रबर के स्थान पर संश्लेषात्मक राल का प्रयोग किया जाने लगा है, और इस क्रिया से बुनाई के कारण जो बने छिद्र होते हैं उन छिद्रों को बंद कर दिया जाता है, रेसे ढक दिए जाते हैं। अतः पानी जो होता है ऊपर से ही फिसल करके बह जाता है और अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। क्योंकि जो आम वस्त्र होते हैं उनमें छेद होते हैं, जो धागे जो बुने जाते हैं उनमें थोड़े थोड़े महीने महीने छेद होते हैं, तो उनसे पानी चले जाते हैं अंदर। लेकिन जब उन छेदों को मोम वगैरह से या तमाम प्रकार के ऐसे जो चीज़ों से भर दिया जाता है जिससे दिक्कत नहीं होती है, तो वस्त्र का झिरझिरापन समाप्त हो जाता है, और इसके समाप्त हो जाने से इसमें हवा प्रवेश नहीं कर पाती और यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो जाता है वस्त्र। तो ये वस्त्र केवल कुछ ही समय के लिए उपयोगी होता है। जल अभेद्य वस्त्र वह वस्त्र होता है जिसमें पानी प्रवेश नहीं कर सकता, जबकि पानी अपकरण वस्त्र गीला नहीं होता। और इसके अलावा किंतु यदि पानी अधिक दबाव से आता है तो वह वस्त्र में प्रवेश भी कर जाता है। ऐसी बात नहीं कि पानी मतलब ज़्यादा तेज बारिश होती तो कुछ ना कुछ आप भीग जाएंगे, लेकिन बहुत भीगने से आप बच जाते हैं इससे, ठीक है। ये होता है आपका वाटरप्रूफ जो वस्त्र होता है वो। आगे देखिए, 6ठा नंबर प्रश्न है, कीट सुरक्षा हेतु परिष्कृति क्या होती है? मोथ प्रूफिंग जिसको आप बोलते हैं, यानी कीट जो कपड़े को में फंगस वगैरह लग जाते हैं, कीट मतलब छोटे छोटे जो होते हैं, तो इस तरीके के उसको रक्षा करने के लिए। तो समस्त वस्त्रों में ऊन ही एक ऐसा वस्त्र होता है जो कि कीड़ा से प्रभावित होता है, और कीड़े ऊनी वस्त्रों पर अंडे देते हैं, जबकि ये अंडे कीड़े का रूप धारण करते हैं, तो ये वस्त्र को हानि पहुंचाते हैं। ये अत्यंत भूखे होते हैं, अतः ये ऊन के रेशों को खा जाते हैं, क्योंकि ऊन इसके लिए सर्वोत्तम भोजन होता है। और ये कीड़े देशों जैसे कि दूसरे देशों जैसे कि रुई, लिनन आदि पर भूखे जीवित नहीं रह सकते,
मतलब दूसरे रेशों पर, यहाँ पर देश हो गया रेशों पर, दूसरे रेशों पर भूखे नहीं रह सकते, मतलब कि जैसे रुई, लिनन, इन सभी पर ये एक प्रकार से भूखे या जीवित नहीं रह सकते। इसके परिणाम स्वरूप जैसे ही कीड़े उनके रेशे को खाते हैं तो वस्त्र में छेद हो जाता है। तो इस तरीके से जो ऊनी वस्त्र होते हैं आप देखें उसमें बहुत जल्दी छेद या बहुत जल्दी फट जाता है महीन महीन, तो ये कीड़ों के कारण से होता है। वस्त्र को कीड़ों से सुरक्षित रखने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि पहला उपाय ये किया जा सकता है कि ऊन के वस्त्रों की फ्लोराइड और सिल्को फ्लोराइड जैसे विषैले पदार्थों से पारिष्कृति करवाई जाए। ये शुष्क धुलाई पर तो पक्के होते रहते हैं, किंतु धुलाई पर इनका प्रभाव जब समाप्त हो जाता है तो इस कार्य मतलब कि तो फिर दिक्कत होती है, और इस कार्य के लिए डीडीटी अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होती है, किंतु इसका प्रयोग बार बार अपेक्षित है। क्लियर? तो मतलब जैसे एक बार आपने करवाया तो कुछ दिनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होता है, फिर बाद में फिर करवाना पड़ेगा इस पर, तो इसीलिए बार बार करना अपेक्षित है आपको। दूसरा बात यह है कि रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा वस्त्र को इस प्रकार बना दिया जाए कि वस्त्र कीड़ों के लिए उपयोगी सिद्ध ना हो जाए। ये रासायनिक तत्व वस्त्र की रंगाई करते समय सम्मिलित कर दिए जाते हैं। इससे क्या होता है कि कीड़े जो होते हैं वहाँ पर नहीं टिक पाते हैं। वस्त्र को कीड़ों से बचाने का निश्चित तरीका एक ही है, ऊन के पदार्थों में ऐसे तत्वों का सम्मिश्रण कर दिया जाए जिससे कि वे कीड़ों के खाने के योग्य वस्त्र ना रह जाएं, या कीड़े खाएं तो वे विष का कार्य करें। तो इन तत्वों का सम्मिश्रण रंगाई के समय जब वस्त्रों की रंगाई करी जाती है, पारिष्कृति करी जाती है, उस समय के असर पर ही कर देना चाहिए, मतलब उस समय के अवसर पर ही कर दें जब उसकी पारिष्कृति या रंगाई करे वस्त्रों की, तभी उस तत्व को डाल दें, उस रासायनिक प्रोडक्ट को डाल दें, जिससे क्या हो जाए कि वस्त्रों में ऐसी गंध आए या ऐसी कुछ आए जिससे कीड़े जो हों उसमें ना लगे। तो इस तरीके से आप कीड़ों से बचा सकते हैं अपने वस्त्र को। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंध की कढ़ाई को स्पष्ट करें। सिंध, कच्छ या काठियावाड़ की कढ़ाई, मतलब एक ही कढ़ाई, तीनों का मतलब एक ही है। कच्छ यानी कि जो एक प्रकार से कच्छ के कारण मतलब गुजरात वगैरह का जो एरिया, काठियावाड़ और खास करके सिंध, कच्छ और काठियावाड़ की कढ़ाई की अगर बात करें तो कि इन सभी की कढ़ाई सिंध की कढ़ाई में बहुत समानता है। कच्छ काठियावाड़ की कढ़ाई और सिंध की कढ़ाई में क्या है, समानता है। सिंध की कढ़ाई पर पंजाब व बलूचिस्तान की कढ़ाई का बहुत प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। पंजाब की जो फुलकारी कढ़ाई है उसके टाँकों व सिंध की जो फुलकारी के चेन टाँके हैं उनमें सम्मिश्रण से तैयार सिंध की कढ़ाई का अपना एक विशिष्ट सौंदर्य होता है। और इनमें टाँके के सादे मतलब टाँके तो सादे ही होते हैं, परंतु शीशे के नन्हे नन्हे टुकड़े जो होते हैं इसका प्रयोग करके इसमें लगाया जाता है, जो कि अधिक मतलब कि बहुत अधिक होते हैं। सिंध में शीशे के टुकड़ों को बटन होल टाँके से लगाया जाता है, लेकिन कच्छ और काठियावाड़ में चेन के टाँकों से इसको लगाया जाता है। इनमें हाथियों और छतरियों, मोरों, तोतों, इन सभी के मोटिफ काढ़े जाते हैं, मतलब इसकी कढ़ाई करी जाती है इन सभी चित्रों की, हाथियों की, छतरियों की, मोरों की, तोतों की। हाथ से बुने कत्थई रंग के कपड़े पर नारंगी, काले और बैंगनी रंग के धागों से कढ़ाई करी जाती है, और इस कढ़ाई को कानबी कढ़ाई कहा जाता है। इस कढ़ाई से लहंगे, चोली, ये तमाम प्रकार के वस्त्र कढ़े जाते हैं। और कढ़ाई कच्चे सिल्क धागों तथा सूती धागों से करी जाती है, सिंध कढ़ाई और काठियावाड़ की कढ़ाई। ठीक है, काठियावाड़ की कढ़ाई में कच्छ एवं सिंध की कढ़ाई का सुंदर सम्मिश्रण आपको देखने को मिलता है। इसमें शीशे के नन्हे नन्हे टुकड़ों को भी लगाया जाता है। चेन तथा साटिन के जो टाँके होते हैं अधिक लोकप्रिय माने जाते हैं। हल्के रंग, स्पष्ट नमूने इसकी विशेषता है। और इस कढ़ाई में आप देखते हैं लहंगे, चोली ये सब बनाए जाते हैं। खास करके जो लहंगे वगैरह होते हैं, जो आजकल आप देखते तमाम प्रकार के लहंगों में कढ़ाई वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। 25-25, 30-30 हज़ार के लहंगे आजकल की जो दुल्हनें हुए पहनती हैं, तो आप देखें उन सभी पर कैसे कढ़ाई है, तो यहीं सबसे लहंगे आते हैं, इसीलिए बड़े महंगे होते हैं। ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उन लहंगों को तैयार करने के लिए। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो यही सब होते हैं लहंगे। अब आप लोग इसके बारे में ज़्यादा जानती होंगी, तो थोड़ा बहुत तो अगर मैं ऐसे बता दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जा रहा होगा। ठीक है, चूँकि आप ही से रिलेटेड चीज़ है तो आप लोग जानते होंगे हमसे ज़्यादा इसके बारे में। आप लोग लगातार कमेंट्स कर रही थी कि सर जी वीडियो दीजिए, तो मैं हाजिर हूँ आप लोगों के समक्ष वीडियो लेकर के। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। 8वां प्रश्न है, पीताम्बर वस्त्रों का निर्माण कहाँ से होता है। पीताम्बर वस्त्रों की अगर बात की जाए, पीताम्बर या पैठणी वस्त्र जो होते हैं हैदराबाद के
पेठण नामक स्थान पर बनाए जाते हैं। और एक सुंदर साड़ी और धोती को ही एक प्रकार से पीताम्बर या पैठणी वस्त्र कहा जाता है। यह सिल्क से बना जालीदार वस्त्र होता है जिस पर सोने के तारों के नमूने बने हुए होते हैं। पीताम्बर पर आंचल व बॉर्डर अलग से बनाया जाता है। साड़ी से सिल कर जोड़ दिया जाता है उसको। साड़ियाँ प्रायः पीले और नारंगी रंग में रंगी जाती हैं। बीच बीच में रंग रंग के फूल, गमले, हंस, इन सभी की आकृतियाँ बनाई जाती हैं। और यह नमूने जो बनाए जाते हैं इन पर वो बड़े ही चटक रंग के होते हैं। ठीक है। मोर के शीश पर मेहराब का नमूना प्रायः साड़ियों के आंचल पर बनाया जाता है। पीताम्बर श्रेष्ठ अनुरूपता तथा कलात्मकता से परिपूर्ण खूब वैभवपूर्ण लगते हैं। अगर इसको आप पहन लो तो लगेगा कि भाई यहाँ कोई राज परिवार का लोग है, यानी प्रायः राज परिवार में इन्हें शुभ अवसरों पर पहना जाता था पहले। पीताम्बर का प्रयोग पुरुषों के द्वारा धार्मिक पूजा और पूजा वगैरह या धार्मिक जो है अवसरों पर इसको पहना जाता था। यह वस्त्र बहुमूल्य होते थे और परिश्रम से बनते थे, बहुत मेहनत लगती थी इन वस्त्रों को बनाने में। गहरे और चटके रंगों से युक्त सुनहरी कढ़ाई इस पर हो जाती थी और इस पृष्ठभूमि पर लाल, नीले और सफ़ेद रंगों के सिल्क के धागों से बने नमूने खूब खिलते थे। इससे सुंदरता वस्त्र की ओर बढ़ जाती थी। अलौकिकता, आकर्षण शक्ति इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती थी, चार चांद लग जाते थे। ये साड़ियाँ जो होती थी कलाकार के कठिन परिश्रम, अटूट धैर्य, चूँकि बड़े लंबे समय तक इस पर कढ़ाई करने के बाद में तैयार होती थी, तो अटूट धैर्य, विलक्षण बुद्धि, प्रवीण, कुशल और जादुई अंगुलियों का जीवंत नमूना माना जाता है इस कढ़ाई को। ये साड़ियाँ विशिष्ट कलात्मकता से परिपूर्ण कला का अनुपम सौंदर्य होता था जिसे कलाकार महीनों के परिश्रम के बाद बुन पाते थे। ये वस्त्र काफ़ी महंगे होते थे, मतलब इनका उपयोग राज परिवारों द्वारा विशेष अवसरों पर ही किया जाता था। तो ये है एक प्रकार से क्या भाई, ये है आपके पीताम्बर वस्त्रों के निर्माण के बारे में कुछ बातें जिसके बारे में मैंने आपको बताई। तो पीताम्बर वस्त्र जो होते हैं ये पुरुष के लिए एक धोती, और अगर बात की जाए महिलाओं के लिए साड़ी, तो इन सभी पर इतनी कढ़ाई सोने के धागे की या सुनहरी कढ़ाई होती थी। राजा महाराजा जो पहले पहनते थे उन वस्त्रों पर। ठीक है। तो ये हैदराबाद जो एरिया है दक्षिण भारत में, वहाँ पर आप देखते हैं इस तरीके के वस्त्र ज़्यादा फेमस हैं, फेमस थे पहले, अब भी फेमस है बहुत ज़्यादा। आगे देखिएगा 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लेकिन अब ज़्यादा लोग उसको पहनते नहीं हैं। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल की कठोरता ज्ञात करने का परीक्षण करें। जल की कठोरता ज्ञात करने के परीक्षण, यानी टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग हार्डनेस ऑफ वाटर। देखिए भाई, पहली बात तो ये कि एक गिलास में 2 टेबल चम्मच साबुन का घोल लें। और उसमें परीक्षण किए जाने वाले जल की मतलब जल की कुछ मात्रा डाल करके उसको हिलाएं। यदि दही के सादृश्य थक्के जमाए बिना अच्छा फेनदार झाग आसानी से बन जाए तो इसका अर्थ है कि यह जल जो है मृदु है। यदि झाग ना बने और दही की तरह सफ़ेद छोटे छोटे थक्के जमा होने लगे तो इसका अर्थ है कि ये जल कठोर है। तो जल कठोर और मृदु होने का एक तरीका क्या है कि भाई आप क्या करें, 2 टेबल चम्मच साबुन जो है उसको क्या करें, उसी घोल में मिला दें, उस वस्त्र मतलब कि उस जल के जिस जल के बारे में आपको चेक करना है। और उसके बाद में अगर वो थक्का बिना मतलब थक्का नहीं जमता और केवल फेना ही बनता है, झाग बनता है, तो आप समझें कि भाई ये जो जल है मृदु जल है, ठीक जल है। लेकिन अगर झाग बनता मतलब झाग नहीं बनता और दही के तरीके से थक्के बन जाते हैं उसमें, तो आप जान जाइए कि ये एक मृदु जल नहीं है, ये कठोर जल है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा दूसरा पॉइंट ये है, दूसरे तरीके से कैसे पहचान सकते हैं आप। 100 मिली जल में 1% मिथाइल ऑरेंज की 2 बूंदें मिला दी जाए और फिर इसमें ये जो है एनाब्लिक 10 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड की 10 बूंदें इसमें मिला दी जाएं। यदि जल लाल दिखाई देता है तो इसका अर्थ है कि जल मृदु है, लेकिन जल का रंग अगर पीला दिखाई पड़ता है तो इसका मतलब है कि जल जो है आपका ये कठोर जल है। क्लियर। इसके अलावा जल को उबालें पहले। तीसरा नियम ये है मृदु जल और ठोस जल में मतलब कठोर जल में थोड़ा सा जल की कठोरता को ज्ञात करने का परीक्षण। तीसरा परीक्षण ये है कि जल को उबालें, आधा घंटा उबाल करके ठंडा करने के बाद यदि बर्तन की तली में सफ़ेद चूने के जैसा पदार्थ जमा हो जाए तो इसका मतलब है कि जल की कठोरता मतलब कि जल में कठोरता विद्यमान है। अगर चूने जैसा नहीं होता तो आप समझिए कि सामान्य जल है। क्लियर। वस्त्र की धुलाई हेतु जल की कठोरता दूर करना क्यों आवश्यक है। पहली बात तो ये कि कठोर जल में साबुन का फेन नहीं बनता, इसके विपरीत सफ़ेद चिकने थक्के बन जाते हैं
जो मैल के साथ वस्त्रों के ताने बानों के मध्य में बुरी तरीके से चिपक जाते हैं और इन्हें हटाने के लिए मृदु जल का उपयोग आवश्यक होता है। यानी जब भी आप कपड़ा धोएं तो मृदु जल का प्रयोग करके धोना चाहिए, कठोर जल का प्रयोग करके नहीं धोना चाहिए, क्योंकि वो झाग नहीं बनाएगा जब आप निरमा वगैरह डालेंगे, साबुन डालेंगे, ठीक है। वो दही के आकृति का एक थक्का बनाएगा और थक्के जा करके उसमें घुस जाएंगे आपके जो कपड़े के छेद होते हैं उनमें। आगे देखिए, दूसरा पॉइंट ये है कि कठोर जल एवं साबुन के संयोग से निर्मित सफ़ेद चिकने थक्के वस्त्र के रेशों का रंग उड़ा देते हैं और वस्त्र धूमिल करने के साथ ही वस्त्र में कड़ापन यानी हार्डनेस आ जाता है वस्त्र में। तो इस तरीके से वस्त्र आपका कड़ा हो जाता है, क्योंकि साबुन के मतलब कि कठोर जल और साबुन के मिलने से सफ़ेद चिकने जो थक्के बन जाते हैं वो घुस जाते हैं उसमें जा करके, तो वस्त्र आपका कठोर बन जाता है। तो इस तरीके से वस्त्र आपके कड़े हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये होते हैं आपके कठोर मतलब जल कठोरता ज्ञात करने के परीक्षण, और उसको क्यों वस्त्र की धुलाई से दूर रखना चाहिए, या जल की जो कठोर जल होते हैं, ठीक है, उसको क्यों उससे नहीं धुलना चाहिए, ये मैंने आपको चीज़ें बता दी। आगे प्रश्न 7वां मतलब 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, सूती वस्त्रों की धुलाई से संबंधित ध्यातव्य बातें स्पष्ट करें, यानी कि सूती वस्त्रों से रिलेटेड उसको धुलाई करते समय किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए, कॉटन फैब्रिक्स को या कॉटन के जो वस्त्र होते हैं, सूती वस्त्र होते हैं, उनको धुलते समय किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। पहली बात का हमको ध्यान रखना चाहिए, कोई सूती वस्त्र अगर आप धुल रही हैं तो उसमें सबसे पहली बात है, मोटे भारी और सफ़ेद अधिक गंदे वस्त्रों के लिए गर्म जल का उपयोग करना चाहिए उसको धोते समय। गर्म जल से क्या होता है कि बहुत जल्दी एक प्रकार से फैल जाता है और बहुत जल्दी पानी के अंदर मतलब पानी जो गर्म पानी होता है वस्त्रों के जो रेशे होते हैं, छेद होते हैं, उनमें उनमें बहुत जल्दी घुस जाता है। जैसे कि आप देखे होंगे, अगर आप ठंडी चाय पियेंगे तो उतना स्वाद नहीं देती है, ठंडा सूप पियेंगे तो उतना स्वाद आपको नहीं देगा, क्योंकि वो आपकी संपूर्ण जीभ पर नहीं फैल पाता है। गर्म चीज़ें आप बहुत जल्दी फैलती हैं, ठंडी चीज़ें बहुत कम फैलती हैं, ठीक है। आप देखें, पानी जब ठंड होता है तो बर्फ बन जाता है, लेकिन जब पानी गर्म होता है तो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से फैलता है, समझ रहे हैं ना। तो जो जितने ज़्यादा चीज़ ठंड होगी, आप मान करके चलो कि वो भाई उतने मतलब कि उतना ज़्यादा ठंडियों में आप देखते हैं ठंडी का जो पानी होता है आप वस्त्रों पर कभी कभी डालें तो आप देखेंगे कि वो वस्त्र को भिगा ही नहीं पा रहा है, कुछ सिचुएशन ऐसे लगेगी। लेकिन गर्मियों में आप देखिए पानी गर्म होता है, पानी गर्मा करके डालें बहुत जल्दी आपका वस्त्र गीला हो जाता है, तो चूंकि वो ज़्यादा फैलता है इसीलिए गर्म चाय अच्छी लगती है। आपसे पूछा आता है प्रश्न, गर्म चाय अच्छी लगती है और ठंडी चाय कम अच्छी लगती है, इसका कारण क्या होता है कि भाई फैलती बहुत जल्दी है। जो गर्म चाय होती है आप पीते पूरे जीभ में लगती है, जब पूरे जीभ में वो चाय लगती है तो पूरे जीभ का स्वाद आपको मिलता है, क्लियर। और जब वैसे ठंडी पीते तो थोड़े मतलब तुरंत निकल जाता है, तो ये होता है। तो गर्म पानी से धोएं और इन्हें सोडे और साबुन के घोल में डाल करके उबाला भी जा सकता है पानी को, उसके बाद में उसमें धोएं तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से साफ हो जाता है सूती वस्त्र। दूसरा काम, रंगीन वस्त्रों को बार बार धोते समय उनके एक छोर में साबुन पानी लगा करके रंग पक्का है अथवा नहीं है इसकी जांच कर लेनी चाहिए। रंग छूटने पर इन्हें सर्वदा अलग करके ही धोना चाहिए, नहीं तो क्या हुआ कि कोई लाल कपड़ा है उसका रंग उतरने वाला है, आपने उसमें साबुन के घोल में कपड़े को डुबो लिया और निरमे के घोल में, फिर क्या हो कि भाई वो लाल लाल हो जाए और सारा का सारा आपने कोई सफ़ेद वस्त्र उसमें डाला हुआ है तो आपका सफ़ेद वस्त्र भी लाल हो जाए, फिर उस पर जैसे नील चढ़ जाए, जैसे नील चढ़ती नहीं, नील वगैरह चढ़ाई जाती है कि सफ़ेद वस्त्रों पर। हमारे पिताजी जो है बिना नीलवावा वस्त्र नहीं पहनते हैं, जैसे कि अगर धुलवाएंगे कपड़ा, हमारी मम्मी जब धुलती हैं कपड़ा तो क्या होता है कि उस पर एक डिब्बी नील आती है, 8-10 रुपए की आती है, तो वो नील आती है तो एक प्रकार से वही नील का जो है कपड़ा धुल लेती है। उसके बाद में फिर सफ़ेद उनका कुर्ता होता है तो उस पर क्या करती हैं, नील डाल करके फिर उसको निलवाती हैं, तो बिना निलवाया वस्त्र या उनका अंगोछा नहीं होता है, ठीक है। तो ये होता है, तो ऐसे ही क्या हो जाए कि भाई वो लाल लाल नीला नीला रंग छूट जाए, वैसे ही निलवा जाए पता चले। तो इसका कारण से क्या होता है कि जो रंग छूटने वाले कपड़े हैं उनको अलग करके ही धोना चाहिए। तीसरी बात, वस्त्रों को धोते समय ना अधिक पटके वस्त्रों को और ना ही अधिक पीटे, ना जोर से उनको निचोड़े। इससे क्या होता है वस्त्र के जो रेशे होते हैं वो टूट जाते हैं और उनकी जो टिकाऊपन होता है, वस्त्रों की क्षमता टिकाऊपन वाली, वो खत्म होने लगती है धीरे धीरे, ठीक है। इसके अलावा रंगीन वस्त्रों के लिए गुनगुने अथवा ठंडे जल का उपयोग करना चाहिए। उन्हें कभी गर्म जल अथवा सोडे के घोल में नहीं डुबोना चाहिए। जो रंगीन वस्त्र हैं आपके, अगर आप जो है रंगीन वस्त्रों को गर्म पानी में मिलाएंगे तो इससे क्या होगा, उनके वस्त्र के जो कलर होंगे वो भले ही पक्के कलर क्यों ना हो लेकिन वो निकलने लगेंगे। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कलरफुल वस्त्रों को आप गर्म पानी में ना डुबोएं या सोडे में बहुत ज़्यादा सोडा का प्रयोग ना करें। इससे क्या होता है कि कभी कभी वस्त्रों के कलर भी छूटने लगते हैं। आगे देखिए, 5वां पॉइंट आपको ध्यान देने योग्य बात ये होती सूती वस्त्रों को धोते समय भैया
ये ध्यान देने बात योग्य बात होती है कि जो भिन्न भिन्न रंग के वस्त्र होते हैं उनको एक साथ भी नहीं डुबोना चाहिए। इससे क्या होता है कि अलग अलग कलर मिल करके आपका कलर ही डैमेज हो जाता है। इसके अलावा मतलब जो सफ़ेद कलर का वस्त्र है उस पर चढ़ जाएगा सारा रंग आपका जा करके। तो रंगीन वस्त्रों को कड़ी धूप में नहीं सुखाना चाहिए, इससे उनका रंग उड़ जाता है। आप कभी घर में अगर पेंट करवाए होंगे तो आप देखेंगे कि पेंट का जो कलर होता है वो धूप लगने से उड़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप उनको क्या हो जाता, कड़ी धूप में ना सुखाएं। इससे क्या होता है उनको एक प्रकार से उनकी जो रंग होते हैं वो उड़ जाते हैं। इसीलिए उनको छाया में या हवादार स्थान पर या घर में ही सुखाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा वस्त्र सूखने के लिए कच्चे रंग की रस्सी अथवा जंग लगे लोहे के तार का उपयोग नहीं करना चाहिए। वस्त्रों को सुखाने के लिए नायलॉन की रस्सियाँ जो होती हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, वो उपयुक्त होती हैं, अच्छी मानी जाती है। आप कच्ची रस्सी का प्रयोग करते हैं, कच्चे रंग के तार का प्रयोग करते हैं रस्सी का, उससे क्या होता है और उस पर जो जंग जमी होती है लोहे के तार पर, कभी कभी उस पर फैला दे, सफ़ेद कपड़ा फैला दिया, पता लगा कि उस पर दाग बन गया। मैंने कई बार ऐसे किया, हमारा एक सफ़ेद शर्ट था वो दिक्कत आ गई उसमें। ठीक है, जब मैं बनारस में मतलब कि रहता था, अभी भी रहता हूँ, मतलब कभी कभी जाता आता रहता हूँ, तो मैं वहाँ पर जब रहता था एक दो साल एक साल पहले की बात है, अभी ठंडी का ही महीना था, तो उसमें मैंने सफ़ेद वस्त्र अपना पहनाया था, तार आंटी जी उस पर लगाई थी। ठीक है, तो मैंने उस पर फैला दिया ऊपर जा करके। अब उस तार पे मतलब पहली पहली बार मतलब कि वहाँ पर मैंने रूम लिया था, तो फिर जा करके फैलाया मैंने, जब सुबह धुला मैंने उसको चेक नहीं किया, भाई गंदा पूरा पड़ा था, फिर उस पर लग गया पूरा का पूरा। तो बाद में छुड़ाया मैंने। 8वां देखें, कमीज बूशर्ट और मतलब कमीज बूशर्ट को हैंगर पर सुखाने से वे सीधे रहते हैं। तो इसके कारण से कोई मतलब शर्ट वगैरह है आपकी, टी शर्ट है, बूशर्ट है, तो इसके मतलब उसको आप कैसे सुखाएं, आप अगर हैंगर पे भी टांग करके उसको सुखाते तो बड़ा ज़बरदस्त होता है। 11वां प्रश्न आप देखेंगे, शुष्क धुलाई का लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है बताएं। शुष्क धुलाई के लाभ पहले जान लेते हैं। तो जिन वस्त्रों की पानी के साथ या पानी के द्वारा धुलाई करने पर नष्ट या हानि पहुंचने की आशंका होती है, ऐसे वस्त्रों की धुलाई को शुष्क धुलाई कहा जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। शुष्क धुलाई का सीधा सा मतलब होता है कि जो एक प्रकार से अगर पानी में घोल करके उनको धुलेंगे तो उनका रंग उड़ जाएगा या उनको हानि पहुंचेगी। इसीलिए शुष्क धुलाई में वस्त्रों में सिकुड़ने नहीं पड़ती हैं, जबकि पानी से धुलाई करने पर वस्त्रों में सिकुड़ने पड़ जाती हैं। ये बात भी ध्यान रखेंगे। आप देखिएगा, मलमल और रोएदार वस्त्रों को सफलतापूर्वक शुष्क धुलाई के द्वारा ही स्वच्छ किया जाता है। रोएदार वस्त्र आदि पानी में धोए जाएंगे तो चपटे पड़ जाएंगे, किंतु शुष्क धुलाई करने से यह दोष नहीं आता है। जिन कपड़ों में तहें या चुन्नटें पड़ी होती हैं वे भी यदि शुष्क धुलाई द्वारा स्वच्छ किए जाएं तो उनकी तहें और चुन्नटें नष्ट नहीं होगी, क्योंकि धुलाई में वस्त्र गीला नहीं होता है, मतलब कि जो शुष्क धुलाई होती है उसमें वस्त्र गीला नहीं होता है। तो इस तरीके से उस शुष्क धुलाई मतलब एक प्रकार से बिना जल के धुलाई करना। ठीक है, तो वो धुलाई होती है शुष्क धुलाई आपकी। तो इसकी हानियाँ क्या हैं, तो इसकी हानियाँ ये है भाई, क्या हानि है, तो लाभ ये तो हो गए आपके भाई, लाभ क्या हो गए, लाभ क्या होगा कि भाई ये तो मतलब आपका क्या होगा, इस्त्री नहीं करना पड़ेगा आपको बार बार। ठीक है, तो ये सब लाभ हो गए आपके। हानि ये है उसको धुलाई से कि बहुत ज़्यादा व्ययशील है, खर्चीला है। इसके अलावा ज्वलनशील घोलकों की गंध वस्त्रों पर, विशेषकर ऊनी वस्त्रों पर बहुत समय तक रहती है, तो इसके कारण से फिर इसमें भी दिक्कत आती है। इसके अलावा चिकनाई के द्वारा जो धूल आदि वस्त्र पर जम जाती है, घोलक केवल उसी की सफाई करता है। अतः शुष्क धुलाई के उपरांत वस्त्र में धब्बे जो होते हैं या धब्बे के जो दाग होते हैं, जैसे पसीना, चाय, काफ़ी, इन सभी मतलब आदि बने रहते हैं तथा इन्हें पानी की सहायता से ही स्वच्छ करना पड़ता है। तो ये इसकी हानि है कि भाई ये दाग धब्बों को नहीं छुड़ा पाता है, केवल ये जो गंदगी होती है मतलब उसे आम गंदगी मतलब जो कपड़े पर होती है उसी को केवल सफा पाता है। तो ये इसकी एक प्रकार से क्या होती है, शुष्क धुलाई की हानियाँ होती हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 12वां नंबर प्रश्न है, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर होता है। साबुन यानी डिफरेंट बिटवीन सॉप एंड डिटर्जेंट। अपमार्जक का मतलब होता है डिटर्जेंट यानी कि जो निरमा होता है, सॉप का मतलब होता है साबुन। तो क्या अंतर होता है साबुन और इसमें अपमार्जक में। तो पहला अंतर ये कि साबुन कठोर जल में शीघ्रता से झाग नहीं बनाता है। झाग बनाने के लिए बार बार साबुन को वस्त्र पर रगड़ना पड़ता है कठोर जल में, जबकि अपमार्जक जो होता है कठोर जल में पूरी तरह पूरी सफलता के साथ मतलब खूब झाग बनाता है। इसके लिए अपमार्जक का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक प्रकार से दोनों में अंतर हो गया पहला। दूसरा अंतर ये होता है कि साबुन वसीय अम्ल के लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक जो होते हैं पेट्रोलियम उत्पाद
और अन्य रसायनों से बनाए जाते हैं, तो ये दूसरा अंतर। तीसरा अंतर ये है भाई, तीसरा अंतर क्या है? तीसरा अंतर ये है कि जो साबुन होते हैं उनसे रंगीन वस्त्रों के रंग निकलने का डर बना रहता है, जबकि अपमार्जकों के प्रयोग से वस्त्र के रंग नहीं निकलते। अतः रंगीन वस्त्रों की प्रभावशाली ढंग से धुलाई जो है अपमार्जकों मतलब कि डिटर्जेंट पाउडर से करी जाती है। इसके अलावा साबुन से हाथों और उंगलियों की त्वचा को नुकसान भी पहुंचता है। अपमार्जक से क्या होता है, हाथों और उंगलियों की त्वचा को पूर्ण रूप से सुरक्षा मिलती है, नुकसान कम मिलता है। तो इस तरीके से ये आपके अंतर हो गए साबुन और अपमार्जक यानी कि सॉप एंड डिटर्जेंट में। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 13वां नंबर प्रश्न है, दरी कालीन को किस प्रकार साफ किया जा सकता है, बताएं। दरी कालीन को किस प्रकार से साफ करते हैं? दरी कालीन यानी कि जो कारपेट्स होती हैं, जो रक्स होती हैं, उनको कैसे साफ किया जाता है? तो कमरों में सदा बिछे रहने वाले दरी दरी या कालीनों पर प्रायः धूल जम जाती है। इन्हें सदा सुंदर और टिकाऊ बनाए रखने के लिए समय समय पर आपको ब्रश करते रहना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, ढेर सारी जो धूल जो होती है एक बार साफ करने की परेशानी से आप बच सकते हो। आप डेली अगर अपनी चटाई को बहारेंगे तो ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव रहेगा, अच्छा दिखेगा। दरी कालीन को साफ करने की दूसरी विधि ये है कि उपयोग में लाई हुई चाय की भीगी पत्तियां दरी या कालीन पर बिखेर दें। इसके अलावा थोड़ी देर बाद फूल झाड़ू अथवा अन्य नरम प्रकार की झाड़ू या ब्रश से झाड़ करके पत्तियां समेटें। धूल चाय की पत्तियों के साथ चिपक करके निकल जाएगी। तो ये दूसरा तरीका होता है, चाय की पत्तियों को वहाँ पर जो है बिखेर दें, उसके बाद में वहीं पर धूल जो होती जो उसकी वो चिपक जाएगी और उसके बाद में फिर उसको बुहार दें, फिर वो चला जाएगा आराम से। दरी अथवा कालीन पर अधिक धूल जमी हो तो उससे खुले मैदान में ले जा करके दरी को उठा करके खुले मैदान में जा करके मजबूत छड़ या खाट पर उसको टांग दें और उसके बाद में उल्टी ओर से डंडे से उसको पीटें। ऐसा करने से धूल जो होती है उसमें जो अंदर जमी होती है वो सारी की सारी धूल जो होती है निकल जाती है, और फिर सामने से ब्रश से झाड़ करके उसको धूल साफ कर दें। तो इस तरीके से ये कालीन और दरी जो बिछाई जाती है कमरों में उसको आप साफ कर सकते हैं तमाम प्रकार की विधियों से। तो ये सब आप वैसे जानते हैं, इसको कोई बताने वाली चीज़ है नहीं, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा, दरी कालीन की धूल वैक्यूम क्लीनर की सहायता से भी साफ की जा सकती है। जैसे वैक्यूम क्लीनर जैसे गाड़ी वगैरह में जब जो नीचे दरी बिछी होती है और उसको उसको साफ करते हैं तो ऐसे ही साफ करते हैं वैक्यूम क्लीनर की सहायता से। अभी अगर आप 4 चक्का गाड़ी देखे होंगे, मतलब कि कभी क्या देखे होंगे, बस सभी लोग गाड़ी जानते होंगे, गाड़ी तो सभी लोग बोलेरो वगैरह में बैठ करके बाहर मतलब जाते होंगे, ठीक है। और जैसे अगर गाड़ी में पहले हम लोग जब नहीं बैठने पाते थे, अब तो गाड़ी एक हो गई हमारे घर पर, ठीक है, बड़के भैया हमारे जो है उसको चलाते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि पहले गाड़ी नहीं होती थी, मतलब पहले साइकिल भी नहीं थी हमारे घर पर, लेकिन फिर धीरे धीरे हुआ। आज कहानी बताने का समय नहीं है, लेकिन बात आ गई तो मैं बता दूं कि भाई तब गाड़ी के नीचे क्या होता है, तब भी मुझे पता चला कि उसमें जब वो क्या बोलते हैं, जब उस पर बैठो तो नीचे जो एक बिछाए नहीं रहते हैं उसमें कांटा कांटा निकला होता है गाड़ी के नीचे, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, पावदान। तो उसमें क्या होता है कि धूल गर्दा सब होते हैं वो जम जाते हैं अंदर जा करके, जो कांटे कांटे निकला होता है। तो फिर क्या होता है कि उसको जा करके जब उसको सफाएंगे तो निकाल करके दरी को जा करके बाहर छिटकेंगे तो उसको वो साफ हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं गाड़ी तो उसमें क्या होते हैं, उसमें ला करके वैक्यूम क्लीनर लगाते हैं, सारा का सारा गर्दा जो होता है उसका खत्म हो जाता है, उड़ जाता है। तो ऐसे साफ कर सकते हैं आप। 14 नंबर प्रश्न है, मशीन से बनी लेस धोने की विधि बताएं। मशीन से बनी लेस धोने की जो विधि की अगर बात करें तो यह लेस जो होती पतली और कोमल होती है, अतः इसे धोते समय विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। किसको धोते समय भैया? जो मशीन से बनी लेस होती है उसको धोते समय बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि किसी गहरे बर्तन या बेसिन में ठंडा या गुनगुना जल लेकर के उसमें साबुन डाल करके उसका झाग बनाएं। लंबी बोतल पर फलालेन का टुकड़ा लपेटें। अंतिम छोर पर जो है सेफ्टी पिन लगा दें। इस पर लेस को नीचे से ऊपर की ओर चक्राकार लपेट ले जाएं। अंतिम छोर पर फलालेन के साथ सेफ्टी पिन से टांग दें। अब मुंह की तरफ से बोतल को पकड़ करके साबुन के झाग में डुबोएं। झाग में बोतल को हिलाएं झाग के बोतल को हिलाएं तथा मथानी की तरह गोल गोल उसको घुमाएं। लेस को हाथों से दबा करके देख लें कि उसका मेल छूटा है अथवा नहीं। अब इसी प्रकार स्वच्छ जल में बोतल को हिलाएं और जब तक कि साबुन पूरी तरह से छूट ना जाए तब तक हिलाएं। बोतल पर लिपटी लेस को हाथों से दबा करके उसका जल निचोड़ दें, फिर तौलिए पर रख करके दबाएं
और इससे काफ़ी जल तौलिया सोख लेता है और लेगा। अब लेस को बोतल पर खोल करके हवादार स्थान में सूखने के लिए छोड़ दें। लेस आदि सूख जाने पर इस्त्री करें और इस तरीके से जो है मशीन से बनी लेस धोने की विधि ये होती है। हालांकि ये विधि एक प्रकार से शायद ही अपनाया होगा आप लोगों ने, आप में से किसी ने। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न, दाग लगने पर तत्काल क्या करें। जब कपड़े में दाग लग जाए तो क्या करें। तो सबसे पहली बात, दाग लगने पर आपको करना क्या चाहिए। यदि कोई तरल पदार्थ यानी चाय आपके शर्ट पर गिर गई, चाय काफ़ी या कोई दवा गिर गई, वस्त्र गिर रहा हो तो उसे तुरंत रोकें ताकि तरल की अधिक मात्रा वस्त्र द्वारा अवशोषित ना हो सके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि भाई अगर ज़्यादा अवशोषित होगी तो दाग बनने का खतरा ज़्यादा बन जाएगा। दूसरी बात, वस्त्र पर गिरे तरल को छटक करके गिरा दें अथवा किसी पुराने कपड़े या रोएदार तौलिए को तरल पर रख करके उसे सुखा दें। ये सबसे बेटर तरीका होता है दाग ना लगने का। कोई भी दाग लगे तुरंत तौलिया या कोई रुमाल आपके पास है तो उसको तुरंत उस पर रख करके वस्त्रों को सुखा दें। सबसे पहले बात, उस वस्त्रों को अपने झाड़ दें ताकि जो है अंदर ना जाए। ठीक है। तीसरी बात, वस्त्र पर तरकारी जैसे कि सब्जी वगैरह या कोई जैम वगैरह, जैम जेली या रंग जैसी तमाम मतलब कि जेली वगैरह रंग की होती, कई प्रकार के रंग की जेली होती है जैम। तो जैसी गाढ़ी वस्तु अगर गिरी हो तो उसे बटर नाइफ यानी बटर नाइफ या चम्मच से उसको हटा दें। क्लियर। इसके अलावा दाग वाले स्थान को पानी में भीगे कपड़े या स्पंज के ही टुकड़े से उसको पोंछ दें। इसके अलावा संभव हो तो दो दाग वाले भाग को तत्काल पानी से धो डालें, किंतु ऐसा केवल जल में घुलनशील दागों के साथ करें। पेंट या वर्निश का दाग लगा हो तो उसे घोलक या विलायक यानी सॉल्वेंट से छुड़ाने का प्रयत्न करें, उसमें पानी से वो नहीं छूटेगा। और इस पर भी दाग ना छूटे तो दाग छुड़ाने की अन्य विधियाँ प्रयोग में लाएं और तमाम प्रकार की विधियाँ दाग छुड़ाने की। ठीक है, जिसके बारे में चर्चा करते रहेंगे हम लोग, लेकिन इतना अगर आप लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये सब कई प्रकार के तरीके होते हैं दाग छुड़ाने के। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 16 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। बुनाई के लिए आवश्यक बातें कौन कौन सी आपको इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो बुनाई करने के लिए आवश्यक बातें जो हैं, कपड़े को बुनते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहली बात, कपड़ा बुनते समय आपको ठीक रखने के लिए बेबर किनारी यानी कि सेलबेज अधिक मजबूत धागों की लगानी चाहिए। और कपड़े की निगरानी या किनारी एक सी चौड़ाई को दुरुस्त रखने के लिए पन काठी को काम में लाना चाहिए। मतलब कि जो किनारा होता है वो थोड़ा बॉर्डर मोट बनाए, मतलब कि थोड़ा मोटा बनाए। इससे क्या होता है, कपड़े फटने का डर कम रहता है। दूसरी बात, जब कभी शटल झटका खा करके उलझ जाए या उछल करके बाहर चला जाए तो समझ लेना चाहिए कि शटल की दौड़ एक सी नहीं है। शटल के फंदों में कुछ ना कुछ खराबी हो गई है, कंघी के दांते टेढ़े हो गए हैं या शटल में इस झटका जोर से लगता है तो उसको ठीक कर लेना चाहिए। तो ये दूसरी बात ध्यान रखनी चाहिए बुनाई के समय वस्त्रों को, जब वस्त्र आप बुनाई कर रहे हैं मशीन से तब। ठीक है। तीसरी बात, अगर शटल अपनी दौड़ के अंदर ताने में उलझने लगता है, धागे रुक जाते हैं अगर शटल का आपके, तो फिर क्या करें, तो समझना चाहिए कि वह ऊपर नीचे ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से सेटिंग ठीक नहीं होता है, जिसमें उसमें फिर क्या होता है, त्रुटि हो जाती है और उसे दूर कर लेना चाहिए। तो इससे शटल आपका जो फंस रहा है या धीरे चल रहा है, ठीक है, या ताने बाने उलझ जा रहे हैं, तो फिर उसमें आपको उसको दूर कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद में आगे आप काम बढ़ाएं। 17 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, स्टार्च से आप क्या समझते हैं। स्टार्च से आप क्या समझते हैं, बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है, ध्यान रखेंगे। स्टार्च की अगर बात करें भैया, स्टार्च की बात करें तो वस्त्रों में कड़ापन लाने के उद्देश्य से कलफ का प्रयोग किया जाता है। नए वस्त्रों को धोने के बाद निर्माण अवधि में उन पर लगाया कलफ समाप्त हो जाता है तथा वे नरम पड़ जाते हैं। ऐसे वस्त्रों में कलफ लगा करके उन्हें पुनः नया वस्त्र या नया वस्त्रों जैसा स्वरूप प्रदान किया जाता है। और कलफ देने के लिए स्टार्च अथवा माड़ का प्रयोग किया जाता है। तो स्टार्च जो होता है कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार होता है। यह सफ़ेद रंग का तत्व होता है जो सेल्यूलोज के आवरण से आच्छादित रहता है। स्टार्च वनस्पतियों की जड़ों, वनस्पतियों के बीजों, कंदों से संग्रहित रूप में उसमें पाया जाता है। स्टार्च की विशेषता यह है कि जब यह जल और ताप के संपर्क में आती है तो पक जाता है और फूल करके नरम पड़ जाता है और इसका रंग अधिक सफ़ेद और अल्प पारदर्शी सा हो जाता है। वानस्पतिक स्रोतों जैसे चावल, गेहूँ, मकई, आलू, शकरकंद, टेपियोका, अरारोट,
और साबूदाना से स्टार्च प्राप्त किया जा सकता है। इन सभी में पाए जाने वाले स्टार्च कण आकृति गुणों में परस्पर भिन्नता लिए हुए होते हैं और इनकी चिकनाई एवं कड़ेपन में अंतर होता है। वस्त्रों में क्लफ देने के लिए आवश्यकता के अनुसार इन सभी का चुनाव करना पड़ता है और शकरकंद मतलब इसका स्टार्च का प्रयोग करना पड़ता है वस्त्रों को चिकना और चमकदार बनाने के लिए। ठीक है, तो ये होता है आपका स्टार्च। स्टार्च की भूमिका ये होती है वस्त्रों में। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, वस्त्रों में कलफ लगाने की विधि को बताइए। तो वस्त्रों में कलफ लगाने की क्या विधि होती है? वस्त्रों में कम या अधिक जितना कड़ापन देना हो उसके अनुसार कलफ का घोल तैयार करें। गर्म घोल में वस्त्र डुबोने से कड़ापन उतना अधिक प्राप्त नहीं होता है जितना कि ठंडे घोल का उपयोग करने से प्राप्त होता है। कलफ के घोल में वस्त्र को पूरी तरह डुबो करके 2-3 बार ऊपर नीचे कर लें जिससे कलफ पूरे वस्त्र में समरूप में फैल जाए और फैल सके। ध्यान रखें कि वस्त्र अच्छी तरह सभी भागों में कलफ अवशोषित कर ले, तभी वस्त्र को निचोड़ें। सूखे वस्त्र में कलफ अधिक अवशोषित होता है तथा अधिक कड़ापन भी प्रदान करता है। कलफ के घोल में डूबे वस्त्र को निचोड़ने के बाद अच्छी तरह झटक लें तथा सीधा करके तेज धूप में सुखाने के लिए डाल दें, तभी वस्त्र अधिक कड़ापन आएगा वस्त्र में। और सभी वस्त्रों में अधिक कड़े कलफ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिनमें पड़ती है उसके लिए आप कलफ करने का प्रयोग करें, कड़ापन करने का प्रयोग करें। ठीक है, आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, वस्त्र रंगने की तैयारी के लिए या वस्त्र रंगने की तैयारी किस प्रकार की जाती है? तो वस्त्र रंगने से पूर्व कई प्रकार की तैयारियां की जाती हैं। सबसे पहली तैयारी, वस्त्र किस रेशे का बना हुआ है, सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक होता है। इसकी जांच के उपरांत उपयुक्त रंग का चुनाव करें कि भाई वस्त्र किस रंग का है, किस रेशे का बना। उसके बाद में उस पर कौन सा रंग चढ़ेगा उसका उपयोग करें। इसके बाद में परिधानों यानी वस्त्र जो होता है उसके 100 बटन, बकल, धातु की पिनें इत्यादि हटा दें। वस्त्र यदि कहीं से कटा या फटा हो तो उसकी तुरंत मरम्मत कर लें। उस पर कोई दाग लगा हो तो उसको छुड़ा लें। ये वस्त्र यदि गंदा हो तो उसको साबुन से धो डालें। रंगे जाने वाले वस्त्र पर चिकनाई अथवा मैल नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर रंग अच्छे तरीके से चढ़ता नहीं है। तीसरी बात, वस्त्र की हेम खोल करके उसे लंबा कर ले। ऐसा करने से वस्त्र पर समान रूप से रंग जो होता चढ़ जाता है। कभी वस्त्र जो है अगर मतलब मुड़ा है या एक प्रकार से वस्त्र का कोई एरिया दबा है तो फिर उस पर रंग नहीं पड़ पाएगा। यदि वह सिकुड़ेगा भी तो आवश्यकता अनुसार लंबाई रख करके फिर उसको मोड़ करके हम हेम करना संभव हो पाएगा। दूसरी बात, अगली बात ये है, चौथी बात कि वस्त्रों को धो करके निचोड़ कर उसको गीला रखें। गीले वस्त्र पर रंग जो होता है अच्छा चढ़ता है। पांचवी बात, रंगाई करते समय काम करने के टेबल पर रबर क्लॉथ बिछा लें तथा हाथों में रबर या प्लास्टिक के दस्ताने पहनकर काम करें। एप्रन भी बांध लें। ठीक है, इसके अलावा जहाँ तक संभव हो रंगाई के काम के लिए पुराने बर्तन, मिट्टी के तसले, ताम चीनी और एल्युमिनियम के पुराने बेसिन, लोहे की बाल्टियाँ, लकड़ी के चमचे, डंडों का उपयोग ये सब करें, क्योंकि रंगों के संपर्क में आकर बर्तन भी रंगीन हो जाते हैं और जल्दी साफ नहीं होते। तो इससे बचने के लिए आप ये कर सकते हैं ताकि आपके बर्तन भी ना रंग मतलब कि उसी कलर से हो जाएं। रंगाई के समय पर्याप्त पानी का प्रबंध रखें। आठवीं बात, रंग का घोल इतना बनाएं जिससे वस्त्र को पूरा डुबाया जा सके और हिलाया भी जा सके ताकि उसके वस्त्र के प्रत्येक भाग पर समान तरीके से रंग जो है चढ़ जाए। तो ये सब आपको ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं या रंगाई इस तरीके से करी जाती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखेंगे इस बात को। प्रश्न क्या है भैया आपका? प्रश्न देखेंगे, प्रश्न बढ़िया है। 20वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 20 नंबर प्रश्न है, वस्त्रों को इस्त्री करने की मेज किस प्रकार की होनी चाहिए? तो इस्त्री करने की मेज की अगर बात की जाए तो इस्त्री करने की मेज की बनावट विशेष प्रकार की जाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अभी मैं चित्र आपको दिखाऊंगा। मेज को गुदगुदा करने के लिए फलालेन या कंबल लगा रहता है। इस्त्री करते समय इस पर चादर फैला देनी चाहिए। इस मेज को फोल्ड करने का प्रबंध होता है जिससे इसे कहीं पर भी कम समय में या कम स्थान पर भी इसको रख सकते हैं। टेबल के एक ओर एस्बेस्टास की एक प्लेट लगी रहती है जिस पर गर्म इस्त्री को रखा जा सकता है। तो कई तकनीकें होती हैं। इसके अतिरिक्त इस्त्री करने के लिए कैबिनेट में भी बनते हैं। कैबिनेट बोर्ड दीवार में फिट रहते हैं। इन्हें हुक से ढीला कर और स्टैंड पर खड़ा करके इनसे एक लंबी टेबल बनाई जाती है। इस पर बड़ी बड़ी साड़ी भी आसानी से इस्त्री की जा सकती है।
प्रत्येक मतलब प्रयोग के बाद हुक के द्वारा दीवार में लटका दिया जाता है। देखने में यह टेबल दीवार की अलमारी के समान लगती है और जगह भी नहीं घेरती है। तो ये कई विशेषताएं होती है इसकी। और किसी विशेष विधि से निर्मित टेबल के अभाव में साधारण मेज पर एक कंबल और उस पर एक साफ सुथरी एक सूती चादर बिछा करके इस्त्री की जाती है। इस प्रकार से बाह पर इस्त्री करने के लिए विशेष प्रकार का तख्ता बनाया जाता है। ये देखिए मेज होती है एक प्रकार की, इस पे आप बढ़िया तरीके से इस पर आप जो है इस्त्री करते हैं, प्रेस करने का एक मेज है। इस पर आप अपना प्रेस रख सकते हैं, ठीक है। और इस पर आप जो है अपना वस्त्र रख करके इस पे प्रेस करते हैं। फिर उसके बाद में प्रेस करने में यहाँ पर रख दिया, फिर उसको सुझवा लिया, फिर प्रेस कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इस्त्री करने वाली ये मेज है, आपने देखा होगा ये। आगे देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर, रीठा से किस प्रकार वस्त्र धोए जाते हैं। तो रीठा एक सूखा काष्ठ फल होता है और इसे फोड़ करके इसकी गुठली अलग करके सूखे छिलकों को वस्त्र धोने के काम में लाया जाता है। इसके इन छिलकों को गर्म जल में 10-12 घंटों के लिए भिगो दिया जाता है। फिर छिलकों को मसल करके हाथ से इसको हिलोर करके झाग बनाया जाता है। इस झाग को उपयोग से पहले छान लिया जाता है। रोठे की या रीठे की प्रतिक्रिया अम्लीय होने के कारण से इनमें रेशमी तथा ऊनी वस्त्र बेझिझक धोए जा सकते हैं, जिन्हें अधिक क्षारयुक्त शोधकों से हानि की संभावना रहती है जिन वस्त्रों की। इसके विपरीत रीठे में थोड़ा क्षारीय अंश भी होता है जो वस्त्र स्वच्छ करने में सहायक सिद्ध होता है। रंगीन छपे हुए रेशमी और ऊनी वस्त्र रीठे से धोए जाते हैं, क्योंकि रीठे का वस्त्र के रंग अथवा रचना पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। रीठा श्वेत वस्त्रों में पीलापन ला देता है, अतः सफ़ेद वस्त्रों को रीठे से नहीं धोना चाहिए। ये गलती ना करें, नहीं तो वस्त्र पीला पड़ जाएगा। रीठे का घोल बनाने के लिए उसे तोड़ करके उसकी गुठली निकाल लेते हैं। उसके बाद में उसके छिलकों को तोड़ करके उबालते हैं, फिर जल में मिला देते हैं, फिर उसे अच्छी तरीके से खूब हिलाते हैं। इसके बाद उसको छान लेते हैं। जल और रीठा की मात्रा का अनुपात जो होता है 8 औंस रीठा और 1 पिंट जल जो होता है उसके रूप में किया जाता है। सफ़ेद रेशमी और ऊनी कपड़ों के लिए इसका घोल बना करके रखना ठीक नहीं होता, लेकिन रंगीन रेशमी और सूती कपड़ों को धोने के लिए ऐसा किया जा सकता है। रीठा में कुछ अम्ल का अंश होता है, इसीलिए ऊनी वस्त्रों के लिए अधिक उपयुक्त होता है रीठा। तो रीठा से अम्लीय वस्त्र जो होते हैं, मतलब अम्लीय तत्व विद्यमान होता है, इसीलिए इससे जो ऊनी वस्त्र होते हैं ज़्यादा धोए जाते हैं। आगे देखिएगा 22 नंबर प्रश्न है, सिकाकाई किस प्रकार के वस्त्रों को धोने में सहयोग करता है। तो रीठे की तरह सिकाकाई में भी स्वेच्छक गुण होता है। सिकाकाई की उपज दक्षिण भारत में अधिक होती है। इससे बाल धोने के साबुन बनाए जाते हैं। या सिकाकाई को रीठे के तरह गर्म पानी में भिगो करके मसल करके इससे उत्पन्न झाग से बाल धोए जाते हैं। इसे भिगो करके इसके झाग से रीठे की तरह रंगीन ऊनी और रेशमी वस्त्रों को धोया जा सकता है, किंतु यह उतना सफल शोधक नहीं है जितना रीठा है। रीठे की तुलना में सिकाकाई जो होता है वो कम झाग देता है, इसीलिए सिकाकाई का उपयोग कम किया जाता है और रीठे का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। 1 चम्मच सिकाकाई पाउडर को पानी में मिला करके उसको गर्म करके गाढ़ा कर लिया जाता है और इस घोल को छान करके छने हुए रीठे के घोल में मिला करके भी इसका उपयोग आप कर सकते हैं। यानी रीठे और सिकाकाई दोनों को मिला करके भी ऊनी वस्त्रों को, रेशमी वस्त्रों को, सूती वस्त्रों को आप धो सकते हैं, ठीक है। तो इस घोल में रंगीन सूती और रेशमी वस्त्र धोए जा सकते हैं, रीठा और जो सिकाकाई का घोल होता है उसमें। और इनमें भी रीठे के समान विशेषताएं पाई जाती हैं और इसका प्रयोग मुख्यतः तेल युक्त गंदगी को दूर करने तथा रंगीन सूती और रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए किया जाता है। इसके प्रयोग से रेशमी कपड़ों की चमक जो होती है बनी रहती है। इतना ही नहीं वरन उसमें नई चमक भी आ जाती है वस्त्रों में। सिकाकाई का पाउडर भी बनाया जाता है। 1 चम्मच पाउडर को 1 पिंट जल में मिला करके मिला करके उसको गर्म करके उसको गाढ़ा कर लेते हैं और इसे रीठे के घोल में मिला करके इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ये होता है आपका सिकाकाई, जो कि वस्त्रों को धुलने में मदद करता है। आगे देखिएगा 23 नंबर प्रश्न है, वस्त्रों की इस्त्री यानी प्रेस किस प्रकार किया जाता है। तो इस्त्री करना
वस्त्रों के पूर्ण रूप से सूख जाने पर ही उन पर इस्त्री यानी उसको प्रेस किया जाता है। मामूली गर्म लोहा से वस्त्र को उल्टा करके इस्त्री करनी चाहिए। इस्त्री करते समय वस्त्र पर पानी कभी मत छिड़कें। यदि वस्त्र में नमी पर्याप्त ना हो तो गीला कपड़ा उसके ऊपर रगड़ दें, तो इससे वस्त्र ठीक होता है। लेकिन अगर आप पानी छिड़क करके उसको आप देखते हैं बहुत सारे जो होते हैं दर्जी जब जो प्रेस करते हैं कपड़ा, मतलब जो प्रेस करते हैं, जो धोबी होते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, धोबी लोग ही अधिकतर जो है कपड़ा पहले धोते थे तो प्रेस करते थे, उस पर जल छिड़क करके जो है प्रेस करते थे। तो इससे क्या होता है कि वो धब्बा बन जाता है उस पर, ठीक है, कुछ देर तक रहता है, बाद में फिर मिट जाता है, लेकिन फिर उस पर एक धब्बा टाइप का बन जाता है। किसी वस्त्र पर प्रेस इस्त्री करने से पूर्व निम्नलिखित तैयारियां करनी पड़ती हैं। पहली बात, पूरे वस्त्र को समान रूप से गीला करें। यदि कार्य प्रेस करने से लगभग आधा घंटे पहले करना चाहिए, तत्पश्चात उसे लपेट कर अलग रख दें। फिर उसके बाद में, तो ये पहली बात। दूसरी बात, प्रेस करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले मेज़ या तख्ते को तैयार करें। प्रेस दाएं हाथ की ओर रखना चाहिए हमेशा, ताकि दायां हाथ से आप प्रेस करते हो तो दाएं हाथ के बगल में रखें। इसके अलावा तीसरी बात, जल के प्याले में एक पतले कपड़े का टुकड़ा रखें। इसे प्याले को बाईं तरफ स्टूल आदि पर रख देना चाहिए, ताकि फिर जब कोई दिक्कत हो तो बाएं हाथ से कपड़ा का जल का उठाएं और उस पर फिर लगा दें जहां पर उसको जल की आवश्यकता हो। वस्त्र के आकार एवं अनुसार हल्का या भारी प्रेस प्रयोग में लाने के लिए चुनना चाहिए। बड़े और भारी वस्त्रों के लिए बड़ा प्रेस और हल्के और कोमल वस्त्रों के लिए छोटा प्रेस ज़्यादा उपयुक्त या अच्छा माना जाता है। इसके अलावा प्रेस उपयुक्त ताप तक गर्म करें। सिकुड़ने मिटा करके वस्त्रों में चमक पैदा करने के लिए प्रेस काफ़ी गर्म होना चाहिए। लिनन और सूत के वस्त्रों के लिए लोहा काफ़ी गर्म होना चाहिए। यदि प्रेस ठंडा होगा तो वस्त्र पर पीले पीले निशान रह जाएंगे तथा प्रेस करने में कठिनाई भी होगी, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो इसीलिए ये सब ध्यान रखना चाहिए। प्रेस करने की को लेकर के कुछ सामान्य नियम है, जैसे कि पहली बात, जिस स्थल पर या जिस स्थान पर लोहा किया जाए या प्रेस किया जाए वह चौरस व एक सा हो। इसके अलावा प्रेस स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा हो। इसके नीचे की प्लेट चमकीली और साफ होनी चाहिए। इसके अलावा पहले से गीले किए वस्त्र को खोल करके मेज पर भली प्रकार बिछा देना चाहिए। बाएं हाथ से एकत्र करते जाना चाहिए तथा दाएं हाथ से लोहा करते जाना चाहिए, कि स्त्री जो है एक प्रकार दाएं हाथ से उसको ऐसे करते जाना चाहिए। तो प्रेस करना आप सभी लोग जानती हैं, और तो इसको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आप लिखेंगे कैसे, इसलिए शैली यहाँ पर मैंने बताना इम्पोर्टेंट समझा। चौरस कपड़ों में तथा तह वाले कपड़ों में, चौरस एक प्रकार से जो मतलब सिकुड़न टाइप का कपड़ा, तो उन कपड़ों में जो तह वाले कपड़े होते हैं उनकी सुंदरता लाने के लिए प्रेस दबा करके करना चाहिए, ताकि जो चौरस या जो सिकुड़ने हैं वो मिट जाए। वस्त्र की गोट से अंत तक प्रेस करना चाहिए, मतलब वस्त्र के मतलब हर एक चीज़ को, जैसे उसकी बाही से लेकर के उसकी कॉलर तक सब कुछ प्रेस करना चाहिए। क्लियर? तो ये सब होता है वस्त्र में, मतलब वस्त्र को प्रेस करने की कुछ विधियाँ। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 24 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धब्बे छुड़ाने के सामान्य नियम बताएं। धब्बे छुड़ाने के सामान्य नियम क्या होते हैं, आइए जानते हैं। पहली बात, तो जब धब्बा या दाग जो होता है ताजे होते हैं तब उनको हम सरलतापूर्वक हटा सकते हैं, लेकिन धब्बा जितना पुराना होता जाएगा उतना ही उसे छुड़ाना कठिन होता जाएगा। अतः धब्बे को लगते ही उसे छुड़ा देना चाहिए। वस्त्रों की प्रकृति और टेक्सचर यानी वयन एवं रचना के अनुकूल ही धब्बे छुड़ाने वाले पदार्थ का चुनाव करें। जैसा धब्बा हो, जितना कठोर धब्बा हो, उतने ही मतलब उसके अनुकूल ही एक प्रकार से मतलब घोलक का प्रयोग करके धब्बे को छुड़ाने का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा दूसरी बात, यदि धब्बे की प्रकृति का ज्ञान नहीं हो कि धब्बा किस प्रकृति का है, किस नेचर का है, तो धब्बे को छुड़ाने के लिए सबसे पहले कम हानिकारक विधि का अपनाना चाहिए। जब तक संतोषजनक रूप से धब्बा नहीं छूट जाए तब तक निम्न क्रम की विधियों का आपको प्रयोग करना चाहिए। जैसे सबसे पहली बात, ठंडे पानी में भिगो करके देखें। दूसरी बात, गर्म पानी में भिगो करके वस्त्र को देखें। यदि समय हो तो खुली वायु में ब्लीच करें उसको। चौथी बात, एल्केलाइन घोल का प्रयोग करें। इसके अलावा एसिड घोल का प्रयोग करें। और इसके अलावा यदि पूर्वोत्तर विधियों से काम ना चले, जितनी विधियां मैंने आपको बताई, इन विधियों से अगर काम ना चले तो विरंजक या ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच का प्रयोग करें। इसका भी हल्के घोल का ही प्रयोग करना चाहिए। सिल्क एवं ऊन के लिए केवल हाइड्रोजन पेरोक्साइड के हल्के घोल का प्रयोग करेंगे, कोई भी धब्बा छूट जाएगा। रेयान के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करना चाहिए, इससे धब्बे छूट जाते हैं बड़े आसानी से। बाद में वस्त्र को पानी से खंगाल करके विरंजक को आसक्त कर देना चाहिए।
ये बहुत ज़रूरी होता है कि भाई आपने किसी घोल का प्रयोग करके वस्त्र का धब्बा छुड़ा लिया, फिर उसके बाद में आप उसको वस्त्र को धोल करके एक बार पानी में डुबो करके उसको खंगाल करके एक प्रकार से फिर उसको टांग दें। ठीक है, तो ब्लीच का तो केवल अंतिम हथियार के रूप में प्रयोग करना चाहिए। जब कुछ भी काम ना आए धब्बा छुड़ाने में तो आप ब्लीच करवा सकते हैं, तो उससे धब्बा बहुत जल्दी छूट जाता है। ठीक है, तथा इनमें भी तीव्र घोल का प्रयोग करने की अपेक्षा कई हल्के जो ब्लीच होते हैं उनका प्रयोग करेंगे तो अधिक बेटर होता है कपड़े, क्योंकि जितने ज़्यादा आप कठोर चीज़ों का प्रयोग करेंगे उतने ज़्यादा दिक्कत होगी, वस्त्र उतना ज़्यादा आपका बेकार हो जाएगा। धब्बे छुड़ाने में कई रासायनिकों या कई रसायनों का प्रयोग किया जाता है, अतः जिस मेज पर धब्बे छुड़ाने का कार्य किया जा रहा है वह किसी खिड़की के समीप होनी चाहिए, जिससे किसी भी घोलक का भाप जो है या उसकी जो भाप है और उसकी जो गैस है उसका दुष्प्रभाव धब्बा हटाने वाले जो व्यक्ति है उस पर ना पड़े। इसीलिए रासायनिकों का प्रयोग आप करते हैं उनका प्रयोग एक प्रकार से नकारात्मक प्रयोग पड़ सकता है आपके शरीर पर या आपके स्वास्थ्य पर। ठीक है, तो इसीलिए इस खिड़की किनारे जब भी आप धुलें ऐसी चीज़ को या धब्बा छुड़ाएं तो खिड़की किनारे छुड़ाएं या खुले में छुड़ाएं ताकि क्या हो वो गैस उड़ जाए। 25वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है ऑक्सीडाइजिंग विरंजक कितने प्रकार के होते हैं, इनमें से दो की व्याख्या करें। तो ऑक्सीडाइजिंग विरंजक की अगर बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग विरंजक की अगर बात की जाए भाई तो ऑक्सीडाइजिंग जो विरंजक होते हैं उसमें ऑक्सीजन मुख्य रूप से रहता है जो स्वतंत्र होकर के धब्बे के संपर्क में आकर के उसे रंगहीन यौगिक बना देता है। ऑक्सीडाइजिंग विरंजक निम्न प्रकार का होता है। पहली बात तो नमी युक्त सूर्य प्रकाश, वायु तथा घास। दूसरी बात सोडियम हाइड्रा मतलब हाइपोक्लोराइड, सोडियम पर बोरेट, पोटेशियम पर मैंगनेट और हाइड्रोजन जो है परऑक्साइड, ये सब ऑक्सीडाइजिंग विरंजक होते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग विरंजक में ऑक्सीजन मुख्य रूप से रहता है जो स्वतंत्र होकर के धब्बे के संपर्क में आकर के धब्बे को हटा देता है, धब्बे को छुड़ा देता है। तो ऑक्सीडाइजिंग विरंजक के द्वारा धब्बे को छुड़ाया जाता है। का है नमी युक्त सूर्य प्रकाश या वायु या घास। इसकी अगर बात की जाए तो ये जो होता है आसानी से उपलब्ध प्राकृतिक विरंजक होता है जो सूती वस्त्र और लिनन के वस्त्रों में जो दाग धब्बा पड़ जाता है उसको एक प्रकार से छुड़ाने में मदद करता है। वायु तथा घास से प्राप्त ऑक्सीजन और उसी पर की नमी के साथ सूर्य की किरणों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप विरंजक क्रिया संपन्न हो जाती है। वस्त्रों को गीली अवस्था में घास पर खुली धूप व हवा में डाल देने से उस पर लगे दाग धब्बे जो होते छूट जाते हैं, तो उन पर सफ़ेदी आ जाती है। तो ये पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है भाई सोडियम हाइपोक्लोराइड के द्वारा। सोडियम हाइपोक्लोराइड के द्वारा कैसे धब्बा छुड़ाया जाता है? जैवेल वाटर दाग धब्बे छुड़ाने के काम में आता है और इसके बनाने की जो विधि है इस प्रकार से है। सोडियम हाइपोक्लोराइड को जैवेल वाटर दाग का मतलब कि छुड़ाने का एक प्रकार से वाटर जैवेल वाटर कहा जाता है। सामग्री इसमें क्या लगेगा? 500 ग्राम धोने का सोडा, 1 लीटर उबलता पानी, 250 ग्राम चूना और 2 लीटर ठंडा पानी, ये सामग्री लगेगी। धोने की विधि ये है, धोने के सोडा में उबलते हुए पानी को मिला करके एक बर्तन में रखें और ठंडे पानी और चूने को भी अलग बर्तन के पानी में मिला करके रख दें। दोनों मिश्रण को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। चूने के पानी को जो है निथार करके सोडे के घोल में मिला दें। अवशेष को नीचे बैठने दें, मतलब जो चूने का अवशेष नीचे बैठ जाए, और ऊपरी घोल को छान करके रंगीन बोतल में भर दें। सोडियम हाइपोक्लोराइड यानी जैवेल वाटर एक शक्तिशाली विरंजक परिमार्जक होता है। बराबर भाप मतलब भाग गर्म पानी में मिला करके वस्त्र का सूती और लिनन के वस्त्रों पर से धब्बे छुड़ाने के काम में ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइड का घोल होता है ये सूती वस्त्र और लिनन के वस्त्रों पर जब दाग और धब्बा लग जाता है तो उसको छुड़ाने में मदद करता है। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 26 नंबर। वॉशिंग मशीन से आप क्या समझते हैं? बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से। वॉशिंग मशीन क्या होती है? वॉशिंग मशीन जो धुलाई मशीन होती है, आजकल शादी विवाह में बहुत ज़्यादा मिलने का प्रचलन बढ़ गया है, क्योंकि हर एक लड़की कहती है कि पापा हम जो है हाथ से कपड़ा नहीं धो पाएंगे अब, और चूंकि मशीन है तो हाथ से धोने का कोई मतलब नहीं है। तो जब शादी होती है तो और कुछ मिले चाहे ना मिले दूल्हा मतलब कि वहाँ पे, लेकिन ये वॉशिंग मशीन आजकल तो मिलती है, सभी को मिलती है। मैंने देखा है कि चाहे कुछ मिला हो चाहे ना मिला हो, किसी की शादी में दहेज वगैरह जो मिलता है वो दें चाहे ना दें, लेकिन हर माता का मतलब कि हर जो है माता पिता क्या करते हैं अपनी लड़की के लिए
ये ज़रूर देते हैं वॉशिंग मशीन। तो आप सभी लोग जानते होंगे वॉशिंग मशीन को, कपड़ा धोने की जो मशीन होती है, कपड़ा उसमें डाल देते हैं, उसमें निरमा उरमा डाल करके और मशीन चला देते हैं, वो घूमता रहता है और उसमें धुल जाता है कपड़ा, ठीक है। और उसके अंदर फिर उसको पानी से मतलब उसको खंगोल करके फिर फैला देते हैं। तो वॉशिंग मशीन में वस्त्र स्वच्छ करने के अतिरिक्त वह उन्हें धोने, निचोड़ने तथा उसको सुखाने के भी काम कर देते हैं। कुछ ऐसे मशीन हैं जो कि एक प्रकार से वस्त्र को सुखा भी देते हैं, उसी में डाल दो तो मशीन में, ठीक है। तो जो मशीन जितने अधिक कार्य संचालित करती हैं उनकी रचना उतनी ही अधिक जटिल होती है। गृहिणी को अपने बजट के अनुसार परिवार के सदस्यों की संख्या और आवश्यकता को देखते हुए वॉशिंग मशीन का चयन करना चाहिए। अधिक सुविधाएं प्रदान करने वाली वॉशिंग मशीनों का मूल्य अधिक होता है। यदि किसी मशीन के उपयोग में बिजली का अधिक खर्च होता है, मतलब खर्च होता दिखाई दे, तो उसके स्थान पर ऐसी मशीन भी ली जा सकती है जिसमें केवल जो है एजिटेटर हो और केवल कपड़ों को मैल साफ करने का काम करता हो। पानी गर्म करने के लिए मशीन में होने वाली बिजली के खर्च में कटौती हो सकती है इससे। साधारण मशीन में जब ठंड के दिन हो तब तब कपड़े अधिक मैले हों, तभी चूल्हे पर गर्म किया हुआ पानी डाल करके आप काम चला सकते हैं। जैसे मान लेते हैं जो मशीन में पानी गर्म भी होता है, वस्त्र सूख भी जाते हैं, उस मशीनों में बिजली बहुत खर्च होती है। तो ऐसी मशीनों का प्रयोग करना चाहिए जो कि बिजली भी कम खींचे। और तो आप जैसे ठंडी के महीने में आपको पानी गर्म करके धोना है तो आप पानी गर्मा करके भी आप धो सकती हैं। पानी गर्म करने वाली एक मशीन आती है, वो भी लाइट में लगा दो और पानी के टब में डाल दो, पानी गर्म हो जाता है। तो ये सब कई सुविधाएं आजकल आ चुकी हैं, ठीक है। तो गर्म किया पानी जो है डाल करके आप काम चला सकते हैं उसमें। उसी तरीके से कम मूल्य, कम सुविधाओं वाली मशीन के साथ अलग से कपड़ों को निचोड़ करके धूप में सुखा लें, ठीक है। तो कई प्रकार की मशीन होती है धोने वाली, ठीक है। तो मशीन खरीदते समय भी इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं मशीन की रचना अधिक जटिल तो नहीं है, उसके सभी पार्ट पुर्जे बाजार में उपलब्ध हैं कि नहीं है, मशीन की मरम्मत करने के लिए प्रशिक्षित कारीगर आपको उपलब्ध हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। ऐसा ना हो कि आपकी मशीन खराब हो जाए और मरम्मत के समय आप व्यर्थ में टेंशन ले जाएं, चूँकि आपकी मशीन जो है बनाने वाला कोई है नहीं, तो आपकी मशीन ऐसे पड़ी रह जाएगी। मशीन खरीदते समय सूझबूझ और दूसरों के अनुभव से लाभ उठाते हुए ही स्वयं को निर्णय लेना चाहिए। कोई भी मशीन खरीदे तो देख ले भाई पहले कि फलाने के यहाँ पर कौन मशीन है, क्या कितना कार्य कर रही, कैसे काम कर रही, खराब होगी तो बनती कैसी है, सब कुछ जांच परख लें तभी मशीन लेनी चाहिए कपड़े वाली, ठीक है। आगे देखिएगा 27 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मशीन में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो वस्त्र को स्वच्छ करने के लिए मतलब मशीन मशीन मतलब वस्त्र को साफ करने के हो जाने के बाद में जल में खंगोल करके उसको निचोड़ करके सुखाएं। यानी वस्त्र में केवल निरमा आप डालेंगे मशीन में तो वो केवल ऐसे से उसमें तमाम प्रकार की चीज़ें लगी होती हैं ऐसे ऐसे, तो वो घुमाता रहता है, ऐसे घुमाता रहता है। तो फिर उसमें क्या होता है, वस्त्र बार बार पलटेगा उल्टेगा, पानी भरा रहता है। उसके बाद में क्या होगा, वस्त्र की जो मैले होती हैं छूट जाती हैं। फिर उन्हीं मैले हुए जो मैले छूट गई वस्त्र, उसके बाद में उसको नल की चौकी पर आप फेंक करके और उसके बाद में जल भरे टब में उसको डुबो करके फिर उसको आप सुखा मतलब कि टांग देते हैं सुखाने के लिए। तो ये होता है। यदि जो है यह सुविधा मशीन में ना हो तो हाथों से उपयुक्त कार्य करना पड़ता है। सावधानियां क्या बरतनी चाहिए? पहली सावधानी, मशीन में या वॉशिंग मशीन में दिए हुए चिन्ह से ऊपर पानी ना भरें, ठीक है। चूंकि ऊपर पानी भर देंगे तो दिक्कत होगी, पानी के मतलब उछलने से मशीन आपकी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसीलिए जितना निर्देश दिया जाए उन्हीं निर्देशों का पालन करें। दूसरी बात, सावधानी रखें कि मशीन के स्विच इत्यादि पर पानी ना गिरने पाए। स्विच को गीले हाथों से ना छुएं, इससे करंट आपको मार सकता है, खतरा बना रह सकता है इससे करंट मारने का। तो इससे कोई भी स्विच को आप गीले हाथों से ना छुएं, ठीक है। इससे डर मतलब खतरा बना रहता है। कभी कभी आप रात में अगर बटन दाबें स्विच वाली, वैसे भी नॉर्मल स्विच जो होती है तो उससे भी आप देखते थोड़ा करंट टाइप का, थोड़ा जलता टाइप का आपको दिखेगा, ठीक है। तो इससे जब पानी लगा रहेगा तो पानी जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, तो तुरंत जो है वो करंट जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपको झटका दे सकते हैं। क्लियर? सावधानी दूसरी ये रखें, तीसरी ये रखें कि मशीन में कभी भी एक साथ अधिक कपड़े ना डालें। इससे मशीन पर बहुत ज़्यादा भार पड़ जाता है, झाग जल्दी समाप्त हो जाता है, कपड़े भी अच्छे तरीके से आपके साफ नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कपड़े उचित मात्रा में डालने चाहिए मशीन में। चौथी बात, सफ़ेद वस्त्रों के साथ साथ कच्चे रंग वाले वस्त्रों में एक साथ कदापि मतलब उसको ना डालें। मतलब कि इससे जो कच्चे रंग के हैं वस्त्र, कि भाई जो वस्त्र में के जो रंग हैं वो उतरने वाले रंग हैं, तो उन वस्त्रों को सफ़ेद वस्त्रों के साथ मशीन में ना डालें।
ठीक है। कम हो जाने के पश्चात, अगली बात, कम हो जाने के पश्चात साफ पानी से मशीन का टब धो करके पानी पूर्णतः बाहर निकाल दें। फिर सूखे नरम कपड़े से मशीन पोंछ लें। पानी सूखने के बाद ही मशीन का ढक्कन बंद करें। ठीक है, तो ये कई प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ती है। इसके अलावा बिना पानी के खाली मशीन कभी ना चलाएं। मतलब पानी जब डाल ना लें मशीन में तब तक पानी मतलब मशीन ना चलाएं। अगर खाली में आप चलाएंगे तो मशीन खराब होने का डर बना रहता है। 7वीं बात, निर्देशित स्थानों पर समय समय पर तेल डालते रहना चाहिए। इससे मशीन जो होती है उसकी गति जो होती है बहुत ही सरल होती है और मशीन में कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके अलावा मशीन के साथ मिले मिले निर्देशों का पालन करें। मशीन जब मिलती है तो उसके साथ कई एक पर्चा मिलता है, एक मतलब डायरी टाइप की मिलती है, तो उसमें सारे नियम कायदे लिखे होते हैं, तो उसका पालन करें। मशीन को तेज़ धूप वर्षा से बचा करके रखना चाहिए। पानी वगैरह जहाँ बरसता है वहाँ पर ना रखें। धूप ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए उसमें। तो ये सब होती है एक प्रकार से मशीन को चलाने, यानी वॉशिंग मशीन को एक प्रकार से चलाने की तमाम प्रकार के चीज़ें, उस निर्देश। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस्त्री से आप क्या समझते हैं? आयरन यानी जो प्रेस होता है वो। तो बिजली तथा कोयले की इस्त्री प्रयोग में लाई जाती है। पहले कोयले से वस्त्र मतलब कि जो प्रेस बनता था और बड़ा लोहे का होता था और एक प्रकार से उससे प्रेस होता था। पहले लोग वो इसी करते थे, कोयले वाला। अब तो बिजली वाला हो गया है। तो इसलिए इनके विभिन्न प्रकार के नाप और आकार होते हैं। शहरों में बिजली से चलने वाली इस्त्री की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इनमें कुछ स्वचालित होती है और इनमें ऊष्मा स्थितिक नियंत्रण यानी कि जो है थर्मोस्टिक कंट्रोल का प्रबंध रहता है। मतलब कि जैसे कि अगर ज़्यादा गर्म हो जाता है तो अपने आप कनेक्शन कट जाता है वहाँ से। फिर जब उसको ज़रूरत होती है फिर अपने आप जो है वस्त्र का जो मतलब जो इस्त्री वाला जो वो होता है प्रेस का, वो गर्म होने लगता है। तो इन्हें प्रयोग में लाना बहुत सरल होता है तथा ताप को वस्त्र के अनुकूल कर देने से वस्त्र के रेशों को ताप के कारण से हानि पहुंचने का डर जो होता है वह भी समाप्त हो जाता है। स्वचालित होने से वो आवश्यक मात्रा में गर्म हो जाने पर यह स्वतः ही वियोजित यानी कि जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है और ताप के अधिक बढ़ जाने की संभावना नहीं रहती इसमें। इस प्रकार वस्त्र की सुरक्षा स्वयं होती रहती है। इनमें क्रोमियम का चिकना और चमकदार तल होता है इसका। सादा इससे क्या होता है कि और ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई दिक्कत नहीं होती, वस्त्र अच्छा चमकीला और मुलायम हो जाता है। साधारण बिजली की इस्त्री के ताप के नियंत्रण करना कुछ कठिन होता है। कोमल रेशमी वस्त्रों के लिए इन्हें हल्का गर्म करना पड़ता है। विद्युत चालित इस्त्री का प्रयोग तो केवल वही हो सकता है जहां विद्युत की सुविधा हो, मतलब बिजली की सुविधा हो। अन्य स्थानों पर लकड़ी के कोयले या चारकोल से गर्म की जाने वाली इस्त्री का प्रयोग किया जाता है। इस इस्त्री में कोयला चारकोल जो होता है, कोयला जो होता है वो अंदर जलाया जाता है और इसमें वायु के आने जाने के लिए छिद्र जो होता है, मतलब कि बड़े बड़े छिद्र जो होते बने रहते हैं। आपने कभी अगर देखा होगा पहले प्रेस करवाने लोग जाते थे। ठीक है, तो अभी भी हमारे यहाँ पर एक चौराहे पर एक है जो प्रेस करता है कपड़ा, उसमें यही वाला कोयले वाला प्रेस है उसके पास। तो बड़ा बड़ा होता है, जैसे बिजली वाला प्रेस जो होता है उससे 3 गुना बड़ा होता है वो प्रेस। ठीक है, तो कोयला समाप्त हो जाने पर फिर से कोयला जो है फेंक दिया जाता है, उसके अंदर फिर से कोयला भरा जाता है। इस्त्री करते समय यहाँ पर विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है फिर कि कोयले या राख का कोई कण जो होता है कभी वस्त्र पर पड़ जाता है तो फिर वस्त्र में दाग लग जाता है। किसी प्रकार की इस्त्री को प्रयोग करते समय ध्यान रखना आवश्यक होता है कि ऐसी धातु की बनी हुई हो कि वस्त्रों में जंग ना लगे और इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि लोहा इतना अधिक गर्म ना हो जाए कि वस्त्र जल जाए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि वस्त्र जो इस्त्री होती है या प्रेस होता है वो गर्म हो जाता है और उसको आप ऐसे वस्त्रों पर थोड़ी देर तक अगर रख के रहते हैं तो फिर वस्त्र जो होता है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसके कारण से वस्त्र जो होता है जल जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ड्राई क्लीनिंग पंप क्या होते हैं? फटाफट से आप बताएंगे। ड्राई क्लीनिंग पंप क्या होते हैं? तो जिन वस्त्रों को पानी से धोया नहीं जा सकता है उनकी धुलाई के लिए जो होते हैं वो पेट्रोल से लॉन्ड्री में, मतलब कि उनकी जो धुलवाई होती है वो लॉन्ड्री में करवाई जाती है, पेट्रोल से वो धुलाई करी जाती है। लॉन्ड्री में ड्राई क्लीनिंग मशीनों के द्वारा की जाती है, परंतु एक गृहिणी सूखी धुलाई घर पर भी कर सकती है जो कि लॉन्ड्री की तुलना में बहुत सस्ती पड़ती है। इसके लिए ढक्कनदार ड्राई क्लीनिंग पंप बनवा लेना चाहिए और इसके लिए एक टंकी नुमा ढक्कनदार ढोल नल यानी ड्रम जिसको बोलते हैं तथा सक्शन बाहर मतलब वाशर की आवश्यकता होती है। ढक्कन के ऊपर से सक्शन वाशर के हैंडल को घुमा करके ऊपर नीचे करके वस्त्रों को ड्राई क्लीनिंग के ढोल में मतलब ढोल में जिसमें पहले से पेट्रोल भर दिया जाता है
उसमें साफ किया जाता है। वस्त्रों के साफ हो जाने पर वस्त्र धूप में फैला देने चाहिए और बचे हुए पेट्रोल को नल खोल करके एक बोतल में भर लेना चाहिए। यह पेट्रोल अन्य वस्त्र धोने के काम में भी आ सकता है। तो ये होता है एक प्रकार से आपका ड्राई क्लीनिंग पंप, जो कि आप घर पर भी बना सकते हैं। और ये जो मतलब ड्राई क्लीनिंग होती नहीं, आप सभी लोग जानते हो कि ड्राई क्लीनिंग तो वही है ये। आगे देखिए 30वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ग्लेजिंग या मोयरिंग के विषय में आप क्या जानते हैं बताएं। और मैं आपको बताऊंगा, एक सजेस्ट आपको ये करूंगा कि मॉडल पेपर जो हमने दिया है लिखित वाला प्लेलिस्ट में वो भी है, उसको भी आप देख लीजिएगा। वो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो और वो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपका काम हो जाना है, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आने वाला है। ग्लेजिंग की अगर बात की जाए तो ग्लेजिंग जो होता है वस्त्रों की सतह को अत्यधिक चमकदार बनाने के लिए ग्लेजिंग का प्रयोग किया जाता है। और इस परिसज्जा में ग्लेजिंग करने से पहले वस्त्र को साइनिंग कर दिया जाता है। साइजिंग साइजिंग के लिए मॉड, गोंद इन सभी का प्रयोग, मतलब इन से रासायनिक पदार्थ हैं गोंद और मॉड, इन सभी का प्रयोग करा जाता है। ग्लेजिंग के लिए 3 रोलरों की आवश्यकता पड़ती है। साइजिंग किए हुए वस्त्रों को एक के बाद एक करके तीनों रोलरों के बीच से होकर के गुजारा जाता है। प्रत्येक रोलर की की गति पहले रोलर की अपेक्षा अधिक होती है। रोलरों के ताप दबाव से वस्त्र की सतह चिकनी और चमकदार हो जाती है। कड़ा करने वाले कड़ा करने वाले जो पदार्थ होते हैं उससे एक विशेष प्रकार की चमक निकलती है। अतः वस्त्र नया दिखता है, ताज़ा दिखता है, चमकदार दिखता है, सौंदर्ययुक्त दिखता है। और इसके अलावा कांति में कि बहुत अच्छा दिखता है, क्लियर, एक चमकदार दिखता है, एक आभा आती है उससे से चमकदार होता है बहुत ज़्यादा। मोयरिंग क्या है? तो मोयरिंग की अगर बात करें तो वस्त्रों पर नमूने अंकित करने की वाली परिसज्जा, नमूने एक प्रकार चित्र वगैरह बनाने की जो परिसज्जा होती है वो होती मोयरिंग। और इसमें संपूर्ण वस्त्र की सतह पर चिन्ह बनाए जाते हैं मोयरिंग के द्वारा, जो जलों की लहरों के समान जो है इस प्रकार से होते हैं। इस प्रकार से जैसे जल की लहर एक प्रकार से होती है ऊपर नीचे, तो इस तरीके से वस्त्र पर कुछ प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, तो वो परिसज्जा होती है आपकी मोयरिंग, ठीक है। और इसके बाद इन सूक्ष्म बारीक रेखाएं इस पर बनाई जाती हैं और इन पर प्रकाश किरणें बिंबित होने से वस्त्र की सतह पर अनोखी चमक उत्पन्न हो जाती है। इस परिसज्जा के द्वारा वस्त्र की संपूर्ण सतह पर पानी के लहर के समान नमूने बनाए जाते हैं। इसके बाद इन पर अत्यंत बारीक और महीन रेखाएं बनाई जाती हैं। प्रकाश की किरणें जब इन रेखाओं एवं लहरों पर पड़ती हैं तो वे परिवर्तित होकर के अनोखी चमकदार वस्त्र बन जाते हैं, दिखाई पड़ते हैं। परिसज्जा इस प्रकार इस परिसज्जा से युक्त वस्त्र अनोखी चमक लिए हुए होते हैं, चमकदार होते हैं, बहुत ज़्यादा मुलायम भी होते हैं, चिकने हो जाते हैं। ये होती है मोयरिंग, ग्लेजिंग, ये सब परिसज्जा के तकनीक हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा, जाना और इसके बारे में मैंने आपको बताया तमाम प्रकार की चीज़ें, ठीक है। अब आगे जो है और भी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे, तमाम प्रकार की और भी चीज़ें, जैसे मणिपुर की कढ़ाई के विषय में आप क्या जानते हैं। तो मणिपुर की कढ़ाई और पटोला, कसूती, इन सभी को मैंने मॉडल पेपर में आपको बता रखा है, तो इसीलिए उन प्रश्नों को मैंने नहीं रखा। तो आप कसूती, पटोला, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी मॉडल पेपर वाले चैप्टर में बता रखा है। तो मॉडल पेपर एक बार अगर आप देख लेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं, तो आपका क्लियर हो जाएगा डाउट, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पेपर अच्छा हो यही मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।